रीबर्थ ऑफ कोहिनूर एम्पायर एपिसोड 23। दिशा और आर्यन अब भी उस थोड़े से उजाले में एक दूसरे को देख पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो खामोश नजरों से दोनों एक दूसरे से शिकायत कर रहे हो। बच्चे अब भी दिशा के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे, वायलिन का प्यारा सा धुन अब भी बज रहा था, लेकिन इन सब से परे वो दोनों एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे। तभी संदीप उठकर वहां पहुंचा और आर्यन को देखकर उसने खुश होकर कहा, आर्यन सर आप यहाँ। उसके इतना कहते ही वहां लाइट भी आ गई और अब भी दिशा और आर्यन एक दूसरे के नजरों में खोए हुए थे। उनके दिल की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज चल रही थी। वहां मौजूद संदीप ने एक बार फिर आर्यन को देखकर अपनी बात रिपीट के उसने कहा, हेलो सर, आई एम संदीप सिन्हा, मैं यहाँ का म्यूजिक टीचर हूँ। उसकी आवाज ने आर्यन और दिशा का ध्यान अपनी ओर खींचा। आर्यन ने संदीप से शेक हैंड किया और कहा, हेलो, आई एम आर्यन जिंदल। संदीप ने दोनों हाथों से आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया और बड़ी गर्मजोशी के साथ कहा, सर आपको यहाँ कौन नहीं जानता, हर कोई आपसे मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है, और ये तो हमारे स्कूल का सेंट लॉरेंस स्कूल का सौभाग्य है जो आप खुद यहाँ आए। उसकी बात सुनकर आर्यन ने एक फीकी सी स्माइल कर दी और दिशा अब भी उसे एकटक देखे जा रही थी। संदीप ने आर्यन से कहा, सर आप प्लीज यहाँ बैठिए। ये कहते हुए संदीप ने एक चेयर आर्यन को पास कर दी। आर्यन के चेयर में सेटल होते ही संदीप ने उसकी ओर देखकर कहा, दरअसल हमारी मीनाक्षी मैडम का आज बर्थडे है, बस हम सब वहीं सेलिब्रेट कर रहे थे। मीनाक्षी नाम सुनकर आर्यन हैरान होकर दिशा को देखने लगा और उसने भी कहा, हैप्पी बर्थडे। दिशा ने कपकपाते होठों से कहा, थैंक यू। संदीप ने आर्यन की ओर देखकर कहा, आप जब तक मैडम से बात कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। ये बोलकर संदीप बच्चों के साथ ऑडिटोरियम से बाहर चला गया। जाते जाते उसने दिशा से धीरे से कहा, आप जब तक आर्यन सर से बात कीजिए, मैं चाय नाश्ता भे आता हूँ। संदीप वहां से जा चुका था। अब उस ऑडिटोरियम में सिर्फ आर्यन और दिशा मौजूद थे। आर्यन को देखकर दिशा की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों से उसके आंसू लगातार बहने लगे। आर्यन उन आंसुओं को देखकर दिशा के करीब गया और उसके आंसू पोंछकर बोला, दिशा तुम मुझसे इतनी दूर चले गई कि तुम तक मेरी याद भी ना पहुंच सकी। दिशा रोते हुए आर्यन को देखने लगी। आर्यन को देखकर उसने कहा, तुम भी तो मुझसे इतनी दूर हो चुके थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने। उसकी बात सुनकर आर्यन अचानक से अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और फिर उसने कहा, क्यों तुमने सफाई देना जरूरी नहीं समझा? क्यों तुमने मेरे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में आने दिया? उसकी आवाज में उसका गुस्सा झलक रहा था। उसके इतना कहते ही दिशा फफक कर रोने लगी। उसने कहा, हमारा रिश्ता इतना कमजोर कैसे पड़ सकता है कि तुम्हारा मुझ पर यकीन ही ना रहे और मुझे तुम्हें सफाई देनी पड़े? बोलो आर्यन। आर्यन उसकी बात सुनकर तमतमा गया और कहा, क्या तुम्हें नहीं पता, जहां प्यार होता है वहां जलन होती है, केयर होता है, समर्पण होता है। तुमने ही मुझे ये सारी चीजें दिखाई थी ना, फिर अपने टाइम आने पर ऐसा क्यों? क्या गलत पूछा मैंने जो देखा, जो महसूस किया, क्यों गलत था? उसमें मेरी जगह कोई भी आदमी होता तो वही करता जो मैंने किया। उसके इतना कहते ही दिशा भी उस पर बरस पड़ी और उसने कहा, क्यों, जब तुम पर आरोप लगे थे तब तो मैंने आंखें बंद कर तुम पर भरोसा किया था आर्यन, और आखिर में जीत मेरे भरोसे की हुई। फिर मेरे समीर में तुम सफाई मांग रहे हो, कहो आप क्या कहोगे? आर्यन अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसने नाराज होकर कहा, इस दुनिया का कोई भी आदमी ऐसी औरत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिसे उसने खुद अपनी आंखों से गैर मर्द के साथ। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि दिशा अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और उसे जोर का थप्पड़ लगा दी और रोते हुए उसने कहा, आई हेट यू आर्यन, आई हेट यू। ये बोलकर वो रोते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन ने खुद से बात करते हुए कहा, आखिर क्यों दिशा, क्यों तुम मुझे उस रात का सच नहीं बता सकती जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा? दिशा रोते हुए स्कूल से बाहर निकल रही थी कि तभी संदीप की नजर उस पर पड़ी और उसने दिशा को आवाज देकर रोका और कहा, मीनाक्षी मैडम आप कहाँ चली जा रही हैं? संदीप की आवाज सुनकर दिशा ने तुरंत अपनी आंसू पोंछ लिया और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है। ये बोलकर दिशा वहां से भागकर चली गई। उसे ऐसा करते देख संदीप हैरान हुआ और ऑडिटोरियम में पहुंचा। आर्यन ऑडिटोरियम से बाहर निकल ही रहा था। वहां पहुंचकर संदीप ने आर्यन को आवाज देकर रोका और कहा, सर आप पहली बार हमारे स्कूल में आए हैं और आप ऐसे नहीं जा सकते, हमें अपनी खातिरदारी का मौका दिए बगैर। आर्यन भी काफी डिस्टर्ब था। उसने बात बनाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम था और मुझे यहां से जाना काफी जरूरी है।
संदीप ने उसकी ओर देखकर कहा, सर काम तो होता रहेगा, पहले आप बैठिए तो सही। एक पियोन वहां ट्रे लेकर पहुंचा। संदीप ने उसे वो ट्रे टेबल पर रखने का इशारा किया और आर्यन की ओर देखकर उसने कहा, सर आपको देखकर मैं इतना खुश हुआ, मैं आपसे पूछना ही भूल गया, आप चाय या लेंगे या कॉफी? आर्यन ने कुछ सोचकर कहा, चाय या अदरक वाली। संदीप ने उसे अदरक वाली चाय पास की और कहा, सर आपको देखकर ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आप काफी परेशान हैं, चलिए मैं आपका अभी तुरंत मूड ठीक कर देता हूं। आर्यन सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। संदीप ने टेबल पर रखा अपना वायलिन उठाया और वायलिन के साथ साथ अपनी खूबसूरत मखमली आवाज में खूबसूरत सा गाना गाने लगा, और उस गाने को सुनकर आर्यन को बहुत सुकून मिल रहा था। दूसरी ओर राशि होटल पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने समीर को फोन लगाया। समीर के फोन उठाते ही राशि बोल पड़ी, समीर तुम्हें पता है दिशा साहनी जिंदा है और यहाँ के एक छोटे से सेंट लॉरेंस स्कूल में हिस्ट्री एंड ट्रॉमा टीचर बनकर अपनी पहचान छुपाकर रह रही है। उसकी बात सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने कहा, क्या तुम्हें किसने बताया? दिशा तो मर चुकी है, सीके की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। उसकी बात सुनकर राशि का जवाब आया, तुम्हारे सीके ने जो तुम्हें रिपोर्ट भेजे थे उस रिया ने बीच में ही बदल दिया था। ये कहते हुए राशि ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर समीर हैरान होकर कहने लगा, ओ माय गॉड, ये रिया हमारे साथ इतना बड़ा गेम कर गई और हमें पता भी ना चला। राशि ने आगे कहा, वो सारी बातें तुम छोड़ो, लेकिन अच्छा तो ये हुआ कि आर्यन दिशा के बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैं जल्द से जल्द इस दिशा से मिलकर उसकी सारी सच्चाई सभी के सामने ले आऊंगी और अपनी आंखों से मैं उसे बेइज्जत होते देखूंगी। उसकी बात सुनकर समीर ने कुछ सोचा और कहा, राशि तुम फौरन दिल्ली चली आओ, तुम्हें वहां कुछ भी नहीं करना है। उसकी बात सुनकर राशि ने हैरान होकर कहा, व्हाट, क्या कह रहे हो तुम? समीर बोला, हाँ राशि, अब जो करूंगा मैं खुद कर लूंगा और वहां पहुंचकर करूंगा। तुम्हें दिशा से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी का काम तुम्हारा समीर है ना, वो संभाल लेगा। तुम तुरंत अगली फ्लाइट से दिल्ली पहुंच जाओ। ओके समीर, ये बोलकर राशि ने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद समीर ने खुद से बात करते हुए कहा, मैडम मीनाक्षी शास्त्री से मिलने हमें नैनीताल तो आना ही पड़ेगा, आखिरकार हमारा इतना पुराना रिश्ता जो है। और उधर मुरारी राशि से मिलने उसके होटल में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राशि से कहा, नमस्कार मैडम जी। राशि अपना बैग पैक कर रही थी। उसने बगैर आई कांटेक्ट किए कहा, कहो मुरारी कैसे आना हुआ? मुरारी ने उसे बैग पैक करते देख कहा, मैडम जी ये क्या आप दिल्ली जा रही है? इस पर राशि ने कहा, हाँ मुरारी लाल जी, मुझे दिल्ली जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी काम आया मुझे। उसकी बात सुनकर मुरारी ने कहा, ठीक है मैडम जी, वैसे मुरारीलाल बहुत ऊंची चीज है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपना कोई काम अधूरा छोड़कर बीच में जा रही है। उसकी बात सुनकर राशि में उसकी ओर देखा, का मेरा अधूरा काम करने कोई और आ रहा है, इसलिए मेरा यहां से निकलना ही ठीक होगा। उसकी बात सुनकर मुरारी ने कुछ सोचा और कहा, वैसे मैडम जी आप मुरारीलाल को हल्के में मत लीजिएगा, आपका जो भी अधूरा काम है मुरारीलाल उसे पूरा करके ही दम लेगा। राशि ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मुझे लगता है तुम काम के आदमी हो। ये बोलकर राशि ने मुरारी से उसका नंबर ले लिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मुरारी ने खुद से बात करते हुए कहा, मैं इन लोगों से सीधे तरीके से पूछ भी नहीं सकता कि मीनाक्षी शास्त्री से इन लोगों का क्या कनेक्शन है, और ये लोग मुझे सीधे तरीके से कुछ बताते भी नहीं हैं, बड़े लोग और उनके बड़ी बातें। दूसरी ओर दिशा अपने घर पहुंच चुकी थी। वहां उसके साथ अनामिका और संदीप मौजूद थे। दिशा ने अनामिका की ओर देखकर कहा, आपने मुझे बहुत प्यार किया है और इस निस्वार्थ प्यार का कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी, बोलकर दिशा रोने लगी। उसे ऐसा करते देख अनामिका ने हैरान होकर कहा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? दिशा ने संदीप और अनामिका की ओर देखकर कहा, मैं यहां से मसूरी जा रही हूं अपने पेरेंट्स के पास। उसके इतना कहते ही अनामिका और संदीप हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनामिका ने दिशा की ओर देखकर कहा, लेकिन तूने ऐसा फैसला अचानक क्यों लिया? दिशा ने मुस्कुरा कर कहा, शायद रब की इच्छा यही है और अब मुझे ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स को भी मेरी जरूरत है और मुझे उनके पास होना चाहिए। अनामिका ने स्माइल की और कहा, इतने कम वक्त में तूने हम सभी को अपना बना लिया, हम तुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। संदीप ने दिशा की ओर देखकर कहा, आप कब निकल रही हैं? दिशा ने रिप्लाई किया, मैं कल रात की ट्रेन से मसूरी के लिए निकल जाऊंगी।
संदीप ने उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हम कल सुबह स्कूल में आपके लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद आप सेंट लॉरेंस स्कूल की मीठी यादों को लेकर यहां से जा सकती हैं। दिशा ने उसकी बात सुनकर इस्माइल कर दिया। संदीप ने कहा, ठीक है, मुझे काफी तैयारियां करनी होगी, मैं निकलता हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद अनामिका दिशा के पास आकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, मुझे अपनी आदत डलवाकर फिर मुझे अकेला छोड़कर चली जाएगी। दिशा ने भी अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, क्या करूं, पेरेंट्स को मेरी जरूरत है। अनामिका ने कहा, तुम उन्हें यही क्यों नहीं बुला लेते। दिशा ने स्माइल किया और कहा, वो लोग नहीं आएंगे, बल्कि मैं आपको अपना एड्रेस देकर जाऊंगी और आपको जरूर वहां आना होगा अपनी छोटी बहन के पास। अनामिका ने स्माइल दिया और हाँ में सर हिला दिया और उधर आर्यन दिल्ली के लिए निकल चुका था और उसकी आंखों के सामने बार बार दिशा का चेहरा और उसकी बातें घूम रही थी। आर्यन मन में सोचने लगा, दिशा, आज तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा बड़ा तुम्हारा ईगो हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझे इस तरह ट्रीट करोगी। आई हेट यू। अगली सुबह समीर अपनी कार से नैनीताल पहुंच चुका था और एक ढाबे के सामने आकर उसकी कार अचानक बंद पड़ गई। समीर अपनी गाड़ी से उतरा और उसने खुद से बात करते हुए कहा, इस कार को भी अभी यही बंद होना था। ओ शीट। तभी उसने ढाबे पर अपनी नजर दौड़ाई जहां मुरारी चाय पी रहा था। मुरारी ने जैसे ही समीर को देखा, उसे राशि की बात याद आई और वो उठकर उसके पास पहुंचा और कहा, क्या बात है साहब जी, आपकी गाड़ी बिगड़ गई। समीर ने उसे घूर कर देखा और कहा, हाँ, पता नहीं उसे क्या हो गया है, दिल्ली से यहां तक बगैर स्टॉप लिए आया हूं, शायद इसलिए इंजन गर्म हो गया होगा। ये बोलकर समीर अपना मोबाइल निकालकर देखने लगा। उसे देखकर मुरारी ने कहा, क्या आप दिल्ली से आए हैं? आप राशि मैडम के फ्रेंड हैं? उसकी बात सुनकर समीर ने कुछ सोचा और कहा, क्या तुम मुरारी? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मुरारी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, जी हाँ, हम ही हैं मुरारीलाल, और हम बहुत ऊंची चीज है। समीर ने उसकी ओर देखकर कहा, अच्छा तो आप बहुत ऊंची चीज है, क्या ऊंची काम किया है आपने? मुरारी ने तुरंत कहा, सर, हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसका अधूरा काम पूरा करवा कर ही दम लेते हैं, ये हमारी खासियत है। समीर ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और दिशा की तस्वीर दिखाकर मुरारी से कहा, क्या तुम इसे जानते हो? मुरारी ने कहा, हाँ जी, चेहरा तो बहुत देखा देखा लग रहा है, अगर आप इसका नाम बता दें तो हम आपको बता पाएंगे। समीर मन में सोचने लगा, सचमुच जितना घटिया ये अपनी शक्ल से दिखता है उससे ज्यादा घटिया उसका दिमाग है, शातिर दिमाग। समीर ने स्माइल कर कहा, इसका नाम दिशा साहनी है। मुरारी मन में सोचने लगा, अच्छा जी, इसका मतलब मेरा शक सही निकला, ये असली मीनाक्षी शास्त्री नहीं थी, ये तो दिशा साहनी है, ये तो बड़ी ऊंची चीज है। समीर ने चुटकी बजाते हुए कहा, मुरारी लाल जी, कहाँ खो गए आप? मुरारी ने समीर की ओर देखकर कहा, सर आप आइए, हम आपको सब सच बताते हैं। ये बोलकर उसने समीर को अपने साथ चेयर पर बैठाया और कहा, ये मीनाक्षी शास्त्री बनकर सेंट लॉरेंस स्कूल में पढ़ा रही है और अब मैं इनकी सारी असलियत जाकर वहां बता दूंगा, ताकि जिस तरह इन्होंने मुझे धक्के मारकर स्कूल से बाहर करवाया उसी तरह धक्के मारकर इन्हें भी स्कूल से निकाला जाए। समीर ने मुरारी की ओर देखकर कहा, मुरारी लाल, हमें इनके साथ ऊंचा खेल करना है, ये तो बड़ा छोटा खेल हो जाएगा। मुरारी सवालिया नजरों से समीर की ओर देखने लगा। दूसरी ओर दिशा के फेयरवेल की सारी तैयारियां की जा चुकी थी और ऑडिटोरियम में सारी फैकल्टी और स्कूल के स्टूडेंट्स मौजूद थे। फादर डिकोस्टा अपनी तबीयत खराब होने की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए थे। संदीप माइक पर बोल रहा था, आज हमारे स्कूल की सबसे काबिल टीचर मीनाक्षी शास्त्री मैडम स्कूल छोड़कर जा रही है। ये छोटा सा फंक्शन हमने इसलिए किया है ताकि जिस तरह मीनाक्षी शास्त्री मैडम ने हमारे स्कूल को जाते जाते इतना बड़ा डोनेशन दिलवा दिया, उसी तरह हमारी भी छोटी ही सही लेकिन प्यारी प्यारी यादें उनके दिल में हमेशा बनी रहे। तो मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मीनाक्षी मैडम को यहाँ आकर चंद शब्द कहने के लिए बुलाना चाहूंगा। उनके लिए सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स दिल खोलकर तालियां बजाइए। उसके इतना कहते ही सारे स्टूडेंट्स जोरदार तालियां बजाने लगे और दिशा जैसे ही स्टेज पर पहुंचे उसने सभी को शांत होने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर सारे लोग साइलेंट हो गए। दिशा ने माइक पर पहुंचकर कहा, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया और मैंने कभी सोचा नहीं था इस अनजान दुनिया में आकर मुझे इतनी मोहब्बत मिलने वाली है। इसके लिए मैं आप लोगों को जितनी बार भी थैंक यू कहूँ काम है। वहां मौजूद सारे लोग बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहे थे, शिवाय सुमन के। वो बड़बड़ा रही थी, अच्छा है ये मुसीबत खुद ही हमारे स्कूल छोड़कर जा रही है।
दिशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं आप लोगों के बीच इतनी ज्यादा मिल गई थी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ भूल ही गई थी। मैं ये भूल गई थी मुझ पर मेरे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, बस इसलिए मुझे आप लोगों को छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन वादा करती हूँ आप लोगों से मिलने हमेशा आती रहूंगी। उसके इतना कहते सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर जोरदार तालियां बजाने लगे। दिशा ने कुछ सोचकर आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं आप लोगों से एक बहुत बड़ी बात कन्फेस करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को सुनकर मुझे माफ कर देंगे। उसके इतना कहते ही सारे लोग हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। दिशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, दरअसल मैं जो आप लोगों के बीच में हूँ वो मैं असल जिंदगी में नहीं हूँ। वो आगे कुछ बोल पाते कि इसके पहले ही वहां इंस्पेक्टर कुछ लेडी कांस्टेबल के साथ पहुंचा और उसने दिशा की बात बीच में ही काटते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि आप एक खूनी है। यू आर अंडर अरेस्ट मीनाक्षी शास्त्री। हम कब से आपकी तलाश कर रहे थे और आप यहाँ टीचर बनकर इन मासूम बच्चों के बीच छिपी हुई थी। दिशा अपनी सच्चाई सभी के सामने बताने वाली थी कि इसके पहले वहां इंस्पेक्टर लेडी कांस्टेबल के साथ पहुंच गया और उसने कहा, यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा अपराधी इस स्कूल में हमें मिलेगा। अचानक इंस्पेक्टर को वहां देखकर दिशा को कुछ समझ नहीं आया और वो हैरान रह गई। वहां मौजूद सारे बच्चे और फैकल्टी भी अचानक इंस्पेक्टर को देखकर वो हैरान, क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर ने लेडी कांस्टेबल की ओर देखकर कहा, गिरफ्तार कर लो मीनाक्षी शास्त्री को। इन्होंने अपने पति का खून किया है और यहाँ मुंह छिपाकर रह रही है। उसकी बात सुनकर दिशा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने अपनी तेज आवाज से उसकी आवाज को दबा दिया। लेडी कांस्टेबल ने दिशा के हाथों में हथकड़ियां डाली और वहां से ले जाने लगे। स्कूल के बच्चे दिशा के पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने पुलिस वालों की ओर देखकर कहा, हमारी मैडम खूनी नहीं हो सकती, ये सारी बातें झूठ है। इंस्पेक्टर ने वहां मौजूद फैकल्टी को इशारा किया। संदीप सारे बच्चों को समझाकर साइड किया। दिशा ने सारे बच्चों की ओर देखकर कहा, तुम लोग घबराओ मत बच्चों, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। एक स्टूडेंट ने रोते हुए कहा, मैडम हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, गॉड सब ठीक कर देंगे। लेडी कांस्टेबल दिशा को वहां से लेकर चली गई। दूसरी ओर समीर मुरारीलाल के साथ अपने होटल के कमरे में मौजूद था। समीर ने हंसते हुए मुरारी से कहा, अब मीनाक्षी शास्त्री बनकर बहुत बुरा फंसने वाली है, बहुत बुरा। मुरारी ने हैरान होकर कहा, सर आपने तो कहा था बड़ा ऊंचा खेल करेंगे, लेकिन मैं क्या आप पर तो एकदम ही नीचे खेल कर दिया। समीर सवालिया नजरों से मुरारी की ओर देखने लगा। मुरारी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आपने मीनाक्षी शास्त्री को खून के आरोप में अंदर करवा दिया, ये बात कुछ समझ नहीं आई। समीर ने मुरारी की ओर देखकर कहा, मीनाक्षी शास्त्री जिसकी जिंदगी दिशा साहनी जी रही थी, उस मीनाक्षी शास्त्री पर उसके पति आदित्य शास्त्री के मर्डर का आरोप है और इसलिए असली मीनाक्षी शास्त्री स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाई और वो पुलिस से बचती घूम रही है। बस ये बात मैंने जैसे ही पता लग जाए तुरंत सारे आरोप दिशा पर डलवा दिए। उसकी इस बात पर भी मुरारी कोई खास खुश नहीं था और उसने कहा, दिशा साहनी को कौन नहीं जानता है, भले लोग उसका चेहरा ना पहचान पाए लेकिन उसका नाम तो कोहिनूर की तरह बेशकीमती है। समीर हंसने लगा। मुरारी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सर जी आज के जमाने में फेसबुक, इंस्टाग्राम, पासपोर्ट, कितनी सारी आइडेंटिटी के लिए चीजें होती हैं, वो तो तुरंत ही जेल से बाहर हो जाएगी अपनी असली आइडेंटिटी बताकर। समीर हंसने लगा और उसने कहा, मुरारी लाल जी एस आई को मैंने दिशा साहनी को ना पहचानने की अच्छी खासी कीमत अदा की है और वो से पहचान कर भी कभी नहीं पहचान पाएगा। मुरारी ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन जब केस अदालत तक पहुंचेगा तो क्या तब तो वो दिशा साहनी चीख चीख कर दुनिया को अपने बारे में नहीं बताएंगे। समीर ने कुछ सोचकर कहा, केस अदालत तक पहुंचेगा तब ना बता पाएगी, हम केस अदालत तक पहुंच नहीं ना देंगे और तब तक दिशा साहनी जेल की 4 दीवारों के बीच घुट घुट कर अपनी जान दे देगी। ये बोलकर समीर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुनकर मुरारी ने अपने हाथ जोड़कर अपने अंदाज में कहा, क्या बात है समीर बाबू, आप तो सचमुच बड़ी ऊंची चीज निकले, अब पता चलेगा मुरारी से पंगा लेना क्या होता है। समीर ने मुरारी की ओर देखकर कहा, मुरारी लाल जी सारा काम मैं फोन से करने वाला हूँ, गलती से भी मैं दिशा साहनी के सामने नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारी काफी पुरानी दुश्मनी है और मैं अपना नाम छुपाकर उसे इतना परेशान कर देना चाहता हूँ कि वो परेशान होकर सुसाइड कर ले। और वैसे भी इस वक्त आर्यन IPO के सिलसिले में पेरिस गया हुआ है, रिया को राशि में पहले ही आउट कर दिया है। अब दिशा का कोई शुभचिंतक तो बचा ही नहीं जो उसे जेल से बाहर निकाल पाएगा।
मुरारी ने हाथ जोड़कर कहा, मान गए समीर बाबू, क्या उच्चा खेल करा है आपने। दूसरी ओर संदीप फादर डिकोस्टा के घर पहुंचा। उनकी तबीयत अब भी काफी सीरियस थी। फादर के पास पहुंचते हैं समीर ने उन्हें दिशा की गिरफ्तारी की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर फादर डिकोस्टा परेशान हो गए और उन्होंने संदीप की ओर देखकर कहा, संदीप माय चाइल्ड, तुम हमेशा मुझसे कहते थे ना कि तुम मेरा कोई बड़ा काम करोगे, तो आज तुम्हारे लिए एक काम है। संदीप ने फादर का हाथ पकड़कर कहा, यस फादर, आप जो भी कहेंगे वो मैं जरूर करूंगा। फादर ने संदीप की ओर देखा और कहा, दरअसल जिसे दुनिया मीनाक्षी शास्त्री समझ रही है वो मीनाक्षी शास्त्री नहीं है। ये बात सुनकर संदीप हैरान होकर फादर को देखने लगा। फादर ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, यस माय चाइल्ड, उसका नाम दिशा साहनी जिंदल है और वो। फादर आगे अपनी बात बोल पाते कि इसके पहले ही संदीप तुरंत बोल पड़ा, फादर यू मीन दिशा साहनी द बिजनेस टाइकून। फादर ने हाँ में सर हिला दिया। संदीप ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, ओ माय गॉड, दिशा साहनी इतने दिनों से इतनी साधारण लाइफ हमारे साथ जी रही थी और हमें उसके बारे में पता तक ना चला। फादर ने संदीप की ओर देखकर कहा, यस माय चाइल्ड, और ये लाइफ मैंने ही उसे दी थी। मैंने ही उसे कहा था कि तुम अपनी असली पहचान छिपाकर इस छोटी सी जगह में रह सकती, यहाँ तुम्हें शायद ही कोई पहचान पाएगा, और मैंने ही उसे मीनाक्षी शास्त्री का अवतार दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ बल्कि उसे दलदल में धकेल रहा हूँ। ये बोलकर फादर की आंखें नम हो गई। उन्होंने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, उस बच्चे ने तो मुझसे मदद मांगी थी लेकिन मैंने अनजाने में उसे एक दलदल में फंसा दिया। फादर की आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने संदीप का हाथ पकड़कर कहा, माय चाइल्ड, तुम कैसे भी करके उस मासूम बच्ची को बचा लो। वो बहुत प्यारी और मासूम है, उसे बचा लो वरना मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। संदीप ने तुरंत फादर का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप कैसी बातें करते हैं फादर, मेरे रहते दिशा मैडम को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आई प्रॉमिस, अभी मुझे चलना चाहिए। ये बोलकर संदीप वहां से उठकर चला गया और उधर दिशा को थाने ले जाकर लेडी कांस्टेबल उससे पूछताछ कर रही थी। एक कांस्टेबल ने अपनी तेज आवाज में उससे कहा, तुझे शर्म नहीं आती, अपने पति का मर्डर करती है और जाकर अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाती है। दिशा ने तुरंत रिप्लाई किया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, दरअसल मैं मीनाक्षी शास्त्री हूं ही नहीं, मेरा नाम दिशा साहनी है। आप चाहे तो कोहिनूर कंपनी में पता कर सकती है। उसके इतना कहते ही दूसरी कांस्टेबल ने बरसते हुए कहा, अरे वाह, अगर इसी तरह किसी का भी नाम रख लेने से कोई सेलिब्रिटी बन जाए तो मैं भी माधुरी दीक्षित हूं। ये बोलकर वो दोनों हंसने लगे। दिशा मन में सोचने लगी, हो ना हो यहाँ किसी की साजिश का शिकार हो रही हूं, ये लोग सच्चाई का पता लगाना ही नहीं चाहती है। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर पहुंचा और इंस्पेक्टर के आते ही दिशा में उसके पास जाकर कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम दिशा साहनी है। आप कोहिनूर कंपनी में दिल्ली में कहीं पर भी आप पता कर लीजिए, मैं मीनाक्षी शास्त्री नहीं हूं। इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से जवाब दिया, हर मुजरिम गिरफ्तार होने के बाद ऐसे ही उल्टे सीधे बहाने बनाता है। फिर उसने लेडी कांस्टेबल की ओर इशारा किया और कहा, जाओ इस खूनी औरत को जेल में डाल दो, खुद ब खुद अपना असली नाम इसे याद आ जाएगा। लेडी कांस्टेबल ने दिशा को अपने साथ चलने का इशारा किया। दिशा ने इंस्पेक्टर को देखा और मन में सोच, आई एम श्योर कोई तो है जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। लेडी कांस्टेबल ने उसकी ओर देखकर कहा, चलिए आपका नया ससुराल आपका इंतजार कर रहा है। दिशा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जहां बैठकर दो खुद से बात करती हुई कहने लगी, कहाँ मैं अपने अतीत से भाग जाना चाहती थी लेकिन आज मुझे खुद चीख चीख कर अपना अतीत बताना पड़ रहा है। वो इस ख्याल में थी कि तभी वहां संदीप पहुंच गया। संदीप को देखकर दिशा उठकर खड़ी हुई और संदीप ने उसकी ओर देखकर कहा, मैडम आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके साथ कोई हो ना हो लेकिन मैं आपके साथ हूं और मुझे फादर ने आपकी सारी सच्चाई बता दी है। उसकी बात सुनकर दिशा कहने लगी, संदीप सर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। ये लोग सच्चाई जानकर भी उससे मुंह मोड़े हुए हैं। संदीप ने दिशा की ओर देखकर कहा, जी हाँ मैडम, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ। ये लोग पैसे के दम पर आपके साथ बहुत बड़ी साजिश कर चुके हैं। आपकी फाइल, आपका केस अदालत तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। आपकी सुनवाई की डेट कब होनी है ये तक शो नहीं हो पा रहा है। उसकी ये बात सुनकर दिशा परेशान हो गई। उसने रोते हुए कहा, संदीप जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इन सलाखों के पीछे नहीं रहना है, मुझे बाहर निकाल दिया। संदीप का जवाब आया,
आप बिल्कुल परेशान मत हुई है दिशा जी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। दिशा ने रोते हुए कहा, लेकिन जब केस अदालत तक पहुंचेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? संदीप ने उसकी ओर देखकर कहा, आप उम्मीद मत हारिए, आपका ये नया दोस्त आपके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता खोज निकालेगा, वादा है आपसे। दिशा ने कुछ सोचकर कहा, संदीप सर आप आर्यन को फोन लगाए और उसे ये सारी बात बता दीजिए, हो ना हो आर्यन के आने से जरूर बातों का पावर बढ़ेगा। संदीप ने गहरी सांस लेकर कहा, दिशा जी आपके साथ साजिश सोच समझकर की गई है। आर्यन सर फिलहाल यूके में है, वो इंडिया में नहीं है। मैंने काफी बार उनका नंबर ट्राई किया, लेकिन ये बात आपके आइडेंटिटी प्रूफ करने की है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारा केस पहले अदालत तक पहुंचना चाहिए और जैसे ही आपका केस अदालत तक पहुंचेगा तो ये मानकर चलिए जीत आपकी ही है और ये काम कोई पावरफुल आदमी ही कर सकता है। दिशा रोने लगी और उसने रोते हुए कहा, पता नहीं संदीप जी, ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने कभी चलना नहीं छोड़ा, रास्ते देखकर मैं कभी घबराए नहीं, लेकिन मुझे मंजिल अब तक नहीं मिली। ये बोलकर वो फफक कर रो पड़ी। संदीप ने उसकी ओर देखकर कहा, आप परेशान मत होइए, कल की सुबह आपके लिए नई उम्मीद से भरी हुई होगी, ये आपके दोस्त का वादा है। ये बोलकर संदीप वहां से चला गया। दूसरी ओर समीर मुरारीलाल के साथ सरकारी वकील दिनेश झा के पास पहुंचा, जो कि अदालत की ओर से तैनात किया गया था। वो अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था। समीर मुरारीलाल के साथ जैसे ही वहां पहुंचा, मुरारीलाल ने दिनेश की ओर देखकर कहा, नमस्कार झा साहब, आप हमें पहचानते ही होंगे। दिनेश ने मुरारी की ओर देखा और हंसते हुए कहा, मुरारी लाल जी, नैनीताल में आप जैसी ऊंची चीज को कौन नहीं पहचानता। समीर ने भी दिनेश को हेलो कहा। मुरारी ने समीर को दिनेश से इंट्रो करवाते हुए कहा, दिल्ली से आए हुए बड़े साहब हैं और ये आपसे मिलना चाहते थे, इसीलिए मुरारीलाल खुद इन्हें आपके पास लेकर आया है। दिनेश ने भी समीर को हेलो कहा और उन दोनों को अपने ठीक सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया। इशारा पाकर वो दोनों चेयर पर सेटल हो गए। दिनेश ने मुरारी और समीर की ओर देखकर कहा, बताइए क्या लेंगे आप लोग, चाय या कॉफी? समीर ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, हम आपसे कुछ और चाहते हैं। उसकी बात सुनकर दिनेश सवालिया नजरों से उनकी ओर देखने लगा। मुरारी ने दिनेश की ओर देखकर कहा, आप तो अदालत की ओर से केस लड़ते हैं और हम चाहते हैं कि अदालत का ये सरकारी वकील केस हमारी ओर से लड़े। दिनेश अब भी सवालिया नजरों से मुरारी की बात सुन रहा था। समीर ने बीच में ही दिनेश की ओर देखकर कहा, देखिए दिनेश जी, हम चाहते हैं कि आप हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने और मीनाक्षी शास्त्री का केस पूरी तरह से कमजोर कर, जैसा कि हम चाहते हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कहते हुए समीर ने साइन किए हुए ब्लैंक चेक दिनेश की टेबल पर रख दिया और दिनेश मुरारी और समीर को हैरान होकर देखने लगा। मुरारी ने दिनेश की ओर देखकर कहा, साहब लक्ष्मी खुद चलकर आपके पास आई है, इसे ठुकरा कर उसका अपमान मत करिएगा। दिनेश ने चेक उठाया और मुस्कुराते हुए चेक को देखने लगा। समीर ने कहा, बस एक बार आप मीनाक्षी शास्त्री का सारा खेल खत्म कर दीजिएगा और इसके लिए आपको मुंह मांगी कीमत अदा की जाएगी। दिनेश मुस्कुराते हुए समीर को देख रहा था। समीर ने उसकी ओर देखकर कहा, चलता हूं, नमस्कार। ये बोलकर समीर मुरारी के साथ वहां से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मुरारी में समीर की ओर देखकर कहा, समीर बाबू, आपने तो केस अदालत तक जाने के लिए सारे जाल बिछा दिए हैं, फिर आपने इस सरकारी वकील को पैसे क्यों दिए? समीर हंसने लगा और बोला, दिशा साहनी को तुम जानते नहीं हो, उसकी वजह से मैंने कई बार मुंह खाई है। जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे और उसका सबसे पहला रास्ता अदालत की ओर जाने का होगा और उस रास्ते को मैं बंद कर देना चाहता हूं। मुरारी ने हंसते हुए कहा, समीर बाबू सच में आप बड़ी ऊंची चीज है। समीर ने मुरारी की ओर देखकर कहा, बस एक बार ये दिशा का रास्ता हर तरफ से बंद कर दो, फिर वो तो मैं आजाद हूं, कोहिनूर को कोई भी नहीं बचा सकता। मुरारी कहने लगा, ये दिशा मैडम सचमुच कितनी ऊंची चीज है। वहां आपका जीना हराम कर रखा था और यहाँ नैनीताल आते हैं मुझे धक्के मारकर इस स्कूल से बाहर करवा दिया था। उसने बड़े बड़े दुश्मन तैयार कर लिए, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। समीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा कि तभी उसका मोबाइल, समीर ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। कॉल राशि का था। उसका फोन देखकर समीर ने कुछ सोचा, फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से राशि ने कहा, समीर क्या चल रहा है वहां नैनीताल में? समीर ने हंसते हुए कहा, नैनीताल में दिशा की दिशा एक बार फिर से बदल दी गई है और इस बार मैंने उसे इतनी पूरी तरीके से फंसाया है कि वो सपने में भी नहीं सोच सकती। उसकी बात सुनकर राशि ने गहरी सांस लेकर कहा,
देखो समीर, मुझे इस काम में कोई रिस्क नहीं चाहिए, पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ मत करना। समीर ने हंसते हुए कहा, माय स्वीट हार्ट, इस बात की तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारे समीर को है। राशि ने दूसरी ओर से कहा, हाँ समीर, इस दिशा की वजह से ही हर बार कोहिनूर हमारे हाथ में आते आते रह जाता है। बस एक बार ये दिशा हमारे रास्ते से हटे तो ये कोहिनूर हमारा हो और हम एक दूसरे के। समीर हंसने लगा और बोला, ओके राशि, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, बाय। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। समीर के साथ मौजूद मुरारी उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। अगली सुबह दिशा अब भी सलाखों के पीछे थी और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी वहां संदीप पहुंचा। संदीप के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वहां पहुंचकर संदीप ने दिशा से कहा, गुड मॉर्निंग दिशा जी। दिशा ने उसकी स्माइल देखकर कहा, आपकी स्माइल देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो आपको कोई रास्ता मिल गया हो। संदीप ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जी हाँ, रास्ता तो मिल चुका है। आपका केस अदालत तक पहुंच चुका है और कल आपके केस की सुनवाई होनी है। बस कल शाम के चाय और समोसे हम ठग्गू हलवाई की दुकान पर खाएंगे। ये बोलकर संदीप मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर संदीप दिशा ने गहरी लेकर कहा, थैंक यू सो मच संदीप जी। फिर कुछ सोचकर दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन आपने तो कहा था अदालत तक केस पहुंच नहीं दिया जा रहा है और मेरी फाइल खोलने ही नहीं दी जा रही है। ये काम कोई पावरफुल आदमी ही कर सकता है, फिर यह काम किसने किया? उसकी बात सुनकर संदीप कुछ सोचने लगा। फिर संदीप ने उसके बाद टालते हुए कहा, छोड़िए ना देशा जी उन बातों को, बस हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारा काम हो गया है। बस अब आपके लिए कोई अच्छा वकील हायर करना बाकी है। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां इंस्पेक्टर पहुंचा और उसने बीच में ही संदीप की बात काटते हुए कहा, लेकिन इनका केस कौन लड़ेगा? कौन वकील इनका पक्ष रखेगा? नैनीताल में तो कोई भी वकील रेडी नहीं है जी। ये बोलकर इंस्पेक्टर हंसने लगा। उसकी बात सुनकर दिशा एक बार फिर सवालिया नजरों से संदीप को देखने लगी। संदीप ने कुछ सोचकर कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा वकील हायर करूंगा। दिशा ने संदीप की ओर देखकर कहा, सचमुच मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर पाऊंगी, इतने मुश्किल समय में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। संदीप मुस्कुराने लगा और हंसते हुए बोला, शुक्रिया अदा आप बाहर आने के बाद कर दीजिएगा, अपने हाथ की स्पेशल कॉफी पिलाकर। ओके। दिशा स्माइल करने लगी। और उधर समीर दिनेश से फोन पर बात कर रहा था। दिनेश ने सुनवाई की तारीख समीर को बताई। ये बात सुनकर समीर ने गुस्सा होते हुए कहा, मिस्टर झा, अब आप किसी भी कीमत में ये केस जीत कर रहेंगे। ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समीर की बात सुनकर दिनेश ने हंसते हुए कहा, अजी समीर जी, ये तो वैसे ही आपके पक्ष में है क्योंकि दिशा साहनी का केस लेने के लिए कोई भी वकील रेडी नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। ये बात सुनकर समीर ने कहा, क्या उसके पास कोई भी वकील नहीं? दिनेश का जवाब आया, ना जी ना, दिनेश झा के सामने अच्छे से अच्छा वकील खड़े होने से डरता है, आप निश्चिंत रहिए। अगली सुबह दिशा को कोर्ट में लाया गया और उसके वहां आते ही कोर्ट में मौजूद वकील आपस में कुछ बात करने लगे। वहां दिनेश झा भी मौजूद था। कुछ देर में जज भी वहां पहुंचे। दिशा कटघरे में मौजूद थी। जज ने दिशा की ओर देखकर कहा, मीनाक्षी शास्त्री, आपके ऊपर आरोप है अपने पति के मर्डर का, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? दिशा ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, मैं मीनाक्षी शास्त्री हूं ही नहीं, मेरा नाम दिशा साहनी है। जज इस नाम को सुनकर गौर से कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने दिशा की ओर देखकर कहा, आपका वकील कहाँ है? इस सवाल पर दिशा खुद परेशान हो गई और मन में सोचने लगी, मेरे लिए तो कोई भी वकील नहीं है। संदीप सर भी अब तक आए नहीं, क्या करूं मैं? दिशा ने जज की ओर देखकर रिप्लाई दिया, मेरा कोई वकील नहीं है। उसके इतना कहते ही जोर से आवाज आई, आपका वकील है। इस आवाज को सुनकर सारे लोग आवाज आने वाली साइड देखने लगे, जहां संदीप काला कोट पहने और हाथ में कुछ फाइल रखे हुए कोर्ट के अंदर पहुंचा और उसे वकील के ड्रेस में देखकर दिशा हैरान हो गई। अदालत में बैठा मुरारीलाल भी उसे हैरान होकर देखने लगा। दिनेश ने उसे जैसे ही देखा, उसने संदीप से कहा, क्या बात है, आपने तो कसम खाई थी कि आपका भी ये काला कोट नहीं पहनेंगे, कहाँ गई आपकी कसम? उसकी बात सुनकर संदीप ने जवाब दिया, अगर मेरी आंखों के सामने किसी बेगुनाह पर बात आए तो मैं अपनी कसम तोड़ने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये बोलकर उसने कुछ फायदे जज के पास बैठे स्टेनो को दी और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। दिशा उसे अब भी हैरान होकर देख रही थी। जज ने कहा, प्रोसीड द हायरिंग। दिनेश उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा, ये लड़की जो कटघरे में मौजूद है, इसने ही अपने पति का खून किया है। उसके कुछ सबूत हैं मेरे पास। ये बोलकर दिनेश ने कुछ पेपर स्टेनो को दे दिए।
फिर दिशा की ओर देखकर दिनेश ने कहा, ठीक कहा ना मैडम मैंने? दिशा ने चिल्लाकर कहा, मैं मीनाक्षी शास्त्री हूं ही नहीं, मेरा नाम दिशा साहनी जिंदल है। आप लोग क्यों मुझे किसी और आरोप में जबरदस्ती आरोपी बनाने में लगे हुए हैं? दिनेश ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप दिशा साहनी जिंदल है और आपको कौन नहीं जानता भाई, आपने बिजनेस के मायने ही बदल कर रख दिया। ये बोलकर दिनेश दिशा को देखने लगा। वहां मौजूद संदीप मन में सोचने लगा, ये दिनेश करने क्या वाला है। संदीप अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और उसने जज की ओर देखकर कहा, जज साहब जब मेरे काबिल दोस्त को पता ही है कि ये दिशा साहनी है तो केस तो बिल्कुल दूध की तरह साफ हो चुका है, फिर तो कोई केस बनता ही नहीं है। दिनेश ने तुरंत कहा, केस यहीं से शुरू होता है। संदीप हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। जज ने दिनेश से कहा, आप पहेलियां ना बुझाए, अपनी बातें कंटिन्यू करिए। दिनेश ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, दरअसल मीनाक्षी शास्त्री के पति आदित्य शास्त्री का खून दिशा साहनी ने किया है और ये खुद अपने मुंह से अपना सच कबूल करेंगे। ये बोलकर दिनेश ने दिशा की ओर देखा और कहा, आप मुझे ये बताइए कि 8 दिसंबर की रात आप कहाँ थी? दिशा ने आंखें बंद की और उसने खुद से बात करते हुए कहा, ये तो वही डेट है जब मैं अपने अतीत से भागने के लिए घर छोड़कर निकल पड़ी थी। दिशा ने जवाब दिया, मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद थी। फिर दिनेश ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, घर से भागने के बाद आप कहाँ गई थी? दिनेश की बात सुनकर दिशा गुस्से भरी नजरों की ओर देखने लगी। दिनेश ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, देखिए एमआरएस जिंदल, आपका केस लेने के पहले ही मैंने आपकी पूरी स्टडी कर ली है। सच सच बताइए, आप घर से भागकर अपनी पहचान छिपाकर कहाँ गई थी? दिशा ने इरिटेट होते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं दिल्ली के प्लेटफॉर्म में मौजूद थी। दिनेश ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, और सुना है आप 1 दिसंबर को नैनीताल आई थी। दिशा का जवाब आया, जी हाँ मैं आई थी। दिनेश ने तुरंत क्वेश्चन किया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कारण क्या था आपका अकेले नैनीताल आने का? दिशा ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे दोस्त अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और वो मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती थी और वो दोस्त नैनीताल के लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। दिनेश ने तुरंत सवाल किया, और हमें तो यहाँ तक पता चला है मिस्टर आर्यन जिंदल जो कि आपके पति हैं, आप उनके साथ नैनीताल में मौजूद नहीं थी बल्कि आप किसी गैर मर्द के साथ होटल क्रिस्टल में मौजूद थे। ये बात सुनकर दिशा में गुस्से भरी नजरों से, ये कैसे कह सकते हैं? इस पर दिनेश ने हंसते हुए अपने टेबल से होटल पर रजिस्टर उठाया और दिशा को शो करते हुए कहा, ये देखिए, चेकआउट के दौरान आपने ही इस रजिस्टर पर अपने ओरिजिनल साइन किए थे। वहां मौजूद संदीप ने दिनेश की बात काटते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहिए। इस पर दिनेश ने आगे अपनी बात करते हुए कहा, दिनेश ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, दरअसल मिस्टर आदित्य शास्त्री उस होटल के ही एक मैनेजर थे और दिशा साहनी किसी गैर मर्द के साथ होटल में रात गुजारी है, ये बात उनके अलावा कोई भी नहीं जानता था। पहले तो दिशा ने उसे ढेर सारे पैसे दिए ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, लेकिन जब उसने पैसों की डिमांड बढ़ाई तब दिशा ने मौका देखकर खून कर दिया और नाम उस शख्स की मासूम पत्नी मीनाक्षी शास्त्री पर आ गया। और इतना ही नहीं, इन्होंने उसी शख्स की विधवा बनकर नैनीताल के एक सेंट लॉरेंस स्कूल में टीचर का काम शुरू कर दिया। उसकी ये बात सुनकर दिशा ने चिल्लाते हुए कहा, ये सारी बातें झूठ है, मैंने कोई खून नहीं किया। दिनेश ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मैडम मर्डर आपने ही किया है दिशा जी, और आप डरती थी कि कहीं आपकी असलियत आपके पति यानी आर्यन जिंदल को ना पता चल जाए और इसलिए आपने उस मासूम का मर्डर कर दिया। कहिए ये बात सच है या नहीं? संदीप ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त सिर्फ शक के आधार पर मर्डर का इल्जाम दिशा जी पर लगा रहे हैं। दिनेश ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं ऑटो ड्राइवर को बुलाना चाहूंगा जिस ऑटो में दिशा जी अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए भागी थी। ये बोलकर दिनेश ने एक आदमी को इशारा किया और वो आदमी कटघरे में आकर खड़ा हुआ। दिनेश ने उसकी ओर देखकर कहा, देखो सुरेश, बड़ी मुश्किल से हमने तुम्हारा पता मिला है, अब सच सच बताना। ये कहते हुए उन्होंने दिशा की ओर इशारा करते हुए सुरेश से कहा, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? सुरेश ने दिशा को देखा और कहा, जी हाँ सर, मैंने इन्हें दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था और इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने बदले में अपनी गोल्ड की अंगूठी मुझे दी थी, इसलिए मैं भूल नहीं सकता। ये बोलकर बाद में चुप हो गया। संदीप ने दिनेश की ओर देखकर कहा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपने इस बेचारे ऑटो ड्राइवर को दिल्ली से नैनीताल तक क्या सिर्फ यही सवाल पूछने के लिए बुलाया था? दिनेश ने आगे अपनी बात करने में करते हुए कहा, जी नहीं, मेरे पास दूसरा सवाल भी है।
फिर उसने सुरेश की ओर देखकर कहा, क्या मैडम बीच में कहीं उतरी थी? और ऑटो ड्राइवर ने सोचकर कहा, जी हाँ, रात का वक्त था और मैडम एक लॉज में रुकी थी। वकील ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और फिर कितनी देर में वापस आए? ऑटो ड्राइवर का जवाब आया, जी यही कोई रात के 8:25 में वो वापस आ गई। दिनेश ने सुरेश कुमार से वापस भेज दिया और जज की ओर देखकर उसने कहा, माय लॉर्ड, केस बिल्कुल साफ है। दिशा जी कृष्णा लॉज में गई थी, जहां आदित्य शास्त्री अपनी पत्नी मीनाक्षी शास्त्री के साथ आया हुआ था। दिशा ने बीच में ही अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं कृष्णा लॉज गई थी क्योंकि मुझे एक आदमी का कॉल आया था और वो मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं जैसे लॉज पहुंची वहां मुझे कोई नहीं मिला। मुझे जो रूम नंबर बताया गया था वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा थोड़ा इंतजार कर लेती हूं, लेकिन तब भी वहां कोई नहीं मिला और फिर मैं वापस चली गई। कि तब जज ने संदीप की ओर देखकर कहा, आप अपने क्लाइंट के बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? संदीप का जवाब आया, आप मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए। जज ने संदीप की ओर देखकर कहा, ठीक है, कल तक आप अपनी बात साबित कर दीजिए, वरना केस पूरी तरह आपके बहुत जुल्म के खिलाफ जा रहा है। संदीप ने हाँ में सर हिला दिया। कोर्ट खत्म हो गया। दिशा को वहां से वापस ले जाया गया, लेकिन संदीप आप भी उस खाली कोर्ट में मौजूद था और वो मन ही मन खुद से कह रहा था, दिशा जी का केस और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इनके लिए मैं क्या करूं? और उधर दिनेश मुरारी के साथ समीर के होटल पहुंच चुका था। बहुत दिनों समीर के रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। मुरारी ने समीर की ओर देखकर कहा, साहब जी, आज तो हमारे वकील ने यानी दिनेश साहब ने ऐसे तर्क लगाए कि दिशा खुद कंफ्यूज हो गई होगी कि सचमुच मर्डर उसी से तो नहीं हो गया। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। समीर ने दिनेश की ओर देखकर कहा, मैं आपके काम से बहुत खुश हूं। आपने तो दिशा साहनी को पूरी तरह कातिल ही बना दिया। बेचारी सोच रही थी कि खुद को दिशा साहनी प्रूफ कर वो आसानी से जेल के सलाखों से बचने के लिए भी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिनेश ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, इसीलिए मैंने भी कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दिशा जी की हर बारीक से बारीक डिटेल मैंने अपने खास डिटेक्टिव से निकलवाई और आज के उन पर भारी पड़ा, वरना उनका लायर संदीप सिन्हा माना हुआ वकील है, आज मैंने उसका मुंह बंद करवा दिया। ये बोलकर वो लोग एक बार फिर वाइन पीने लगे। समीर ने खुद से बात करते हुए कहा, बेचारी दिशा, उसके साथ क्या हो रहा है उसे खुद भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाली दुश्मन से ज्यादा खतरनाक छुपा हुआ दुश्मन होता है और बेचारी दिशा उलझ कर रह जाएगी। और उधर संदीप अब भी कोर्ट में अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसे ऐसा लगा कोई उसे बार बार झांक कर देख रहा है। संदीप ने जैसे ही कोर्ट के बाहर अपनी नजर दौड़ाई, उसे परछाई नजर आई। संदीप ने खुद सोचकर उस परछाई के पीछे अपनी रफ्तार बढ़ा दी। संदीप जैसे ही कोर्ट से बाहर निकला, कॉरिडोर पूरी तरह से खाली था, बस उसे एक औरत काले रंग के बुर्के में भागती हुई नजर आई। संदीप ने खुद से बात करते हुए कहा, हो ना हो मुझे कोई बड़ा राज बता सकते हैं, इसलिए मुझे देखकर भाग रही है। संदीप भी लगभग उस औरत के पीछे दौड़ पड़ा। औरत एक ऑटो रिक्शा में बैठी और वहां से निकल पड़ी, लेकिन संदीप भी आज हार मानने वाला नहीं था। वो भी पास खड़े ऑटो रिक्शा में बैठ गया और ऑटो वाले से कहा, और ऑटो को फॉलो करते रहो। जी साहब, बोलकर ऑटो वाला और बुर्के वाली औरत के आटे को फॉलो करने लगा। संदीप उस बुर्के वाली औरतों के पीछे अब भी जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा तो औरत नैनीताल की एक बड़े हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई और तेजी से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। संदीप ने ऑटो वाले को पैसे दिए और वो भी उस हॉस्पिटल के अंदर गया जहां वो बुर्के वाली औरत गई थी। संदीप की रफ्तार काफी तेज थी और उसकी नजरें भी। संदीप ने खुद से बात करते हुए कहा, अभी अभी तो यही आई है, इतनी जल्दी ये कहाँ गायब हो गई? वो पैदल चल ही रहा था और हॉस्पिटल के लगभग हर एक वार्ड में अपनी पैनी नजर डाल रहा था कि तभी वो एक वार्ड के सामने जाकर रुक गया जहां एक औरत अपनी बेटी के साथ मौजूद थी। संदीप ने कुछ सोचा और उसके वार्ड के अंदर पहुंचा। संदीप को देखकर वो औरत ने खुद को सहज करते हुए कहा, जी आप कौन है? आपको किससे मिलना है? संदीप ने उसे घूर कर देखा और कहा, जी आपसे ही मिलना है। उसके इतना कहते ही वो औरत और भी ज्यादा परेशान हो गई और उसने संदीप से अपनी नजरें चुराते हुए कहा, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। संदीप का जवाब आया, जी मैं भी आपको नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूं आप कौन हैं? क्यों कोर्ट में आप मुझे छिपकर बार बार देख रही थी? क्यों? उसकी बात सुनकर उस औरत ने एक बार फिर अपनी नजर चुराते हुए कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे लगता है आप किसी गलतफहमी में हैं। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली ही नहीं, मैं तो अपनी बीमार बेटी के साथ में हूँ।
संदीप ने हंसते हुए कहा, मैडम हम पुलिस वाले और वकील बहुत ज्यादा दिमाग लेकर पैदा हुए होते हैं और हमें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होता जितना आप लोग सोचती हैं। दरअसल मैंने आपके फुटवेयर नोटिस कर लिए थे और आपके फुटवेयर से ही आप पकड़ में आए, अब प्लीज आप झूठ मत बोलिए। ये बोलकर संदीप वहां रखे सोफे पर बैठ गया और औरत ने एक बार फिर बात बनाते हुए कहा, आप कौन हैं, क्यों मेरे पीछे इस तरह पड़ गए हैं? मुझे लगता है मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी, आप मुझे अकेला जानकर परेशान कर रहे हैं। ये बोलते समय उस औरत के हाव भाव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। संदीप अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और बोला, बस एक बार आप जो कहना चाहती हैं हिम्मत करके मुझे बता दीजिए। आई प्रॉमिस मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। उसके इतना कहते ही वो औरत फफक कर रो पड़े और उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतना परेशान किया। संदीप बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उस औरत ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरा नाम मीनाक्षी शास्त्री है और आदित्य शास्त्री की वाइफ मैं ही हूँ। उसके इतना कहते ही संदीप है हैरान होकर बोला, तो फिर आप इतना भागती क्यों फिर रही है, क्या वजह है? मीनाक्षी का जवाब आया, वजह है वकील साहब, दरअसल मेरे पति का मर्डर हो गया और पूरा इल्जाम मुझ पर आ गया, इसलिए मुझे पुलिस से बचने के लिए छिपना पड़ रहा है और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी इस बच्ची को कौन देखेगा? ये बोलकर वो अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर रोने लगी। वो बच्ची बेहोश थी और उसके हाथों में कई जगह से मेडिकल पाइप लगी हुई थी। मीनाक्षी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, दरअसल मेरी बच्ची को कैंसर है और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, इसलिए ममता की खातिर मैंने अपने पत्नी होने के फर्ज को कुचल कर रख दिया। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। संदीप बड़े गौर से उसकी सारी बातें सुन रहा था। उस औरत ने आकर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरा यकीन कीजिए वकील साहब, मैंने अपने पति को नहीं मारा है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उनका इस तरह से हम दोनों को इस हालात में छोड़ जाना हमारे लिए वैसे भी बहुत कठिन है। संदीप ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर आप मुझे सच सच सारी बात बताएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप पर झूठे आरोप नहीं आने दूंगा और आपकी इस बच्ची का इलाज भी मैं करवा लूंगा, लेकिन आप मुझे सच बताइए। मीनाक्षी ने रोते हुए कहा, दरअसल मेरे पति आदित्य शास्त्री क्रिस्टल होटल के मैनेजर थे और अचानक उनके पास बहुत पैसे आने शुरू हो गए। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात डाल दी और हमें अपनी बच्ची के लिए पैसों की जरूरत भी थी। फिर एक दिन उनके पास फोन आया और उस फोन के आने के बाद वो काफी परेशान हो गए और फिर उन्होंने मुझसे कहा उन्हें अर्जेंटली दिल्ली जाना है, दिल्ली में मेरे रिलेटिव भी रहती है। मैंने सोचा मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ, मेरा रिलेटिव से मिलना भी हो जाएगा। ये सोचकर मैं भी उनके साथ अपनी बच्ची को लेकर दिल्ली चली गई और वहां हम एक लॉज में रुके थे। जब मैं अपने रिलेटिव से मिलकर वापस आए तब मैंने दिशा मैडम को ऑटो में बैठकर जाते देखा। उन्हें देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर जैसे ही मैं अपने कमरे में गई मुझे मेरे पति की जोरदार चीख सुनाई दी, उन्हें किसी ने गोली मार दी और वहां सा भाग गया। मैं भागकर अपने पति के पास पहुंची लेकिन ना जाने उसी वक्त वहां लार का स्टाफ मुझे देख लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने अपने पति का खून कर दिया। संदीप अब भी उसकी सारी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। संदीप ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन स्टाफ ने ऐसा क्यों कहा? मीनाक्षी ने रोते हुए कहा, दरअसल जब उस आदमी ने मेरे पति को गोली मारी थी तब मैंने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की थी और उसकी गन मेरे हाथ में आ गई। जब स्टाफ अंदर पहुंचा तब गन मेरे हाथ में थे और मेरे पति मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे और उस स्टाफ को गलतफहमी हो गई। ये बोलकर मीनाक्षी जोर जोर से रोने लगी। संदीप कुछ सोचने लगा। मीनाक्षी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, लेकिन उसी वक्त मैंने सोच लिया कि अब मेरे पति तो नहीं रहे, अब मुझे कैसे भी करके अपनी बच्ची की जान बचाने होंगे। बस यही सोचकर मैं नहीं अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग गई। मैं तो ऐसी अभागन हूं जो आखिरी वक्त पर भी अपने पति के साथ मौजूद नहीं हो सकी। ये बोलकर वो रोने लगी। संदीप ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आप कोर्ट क्यों आई थी? मीनाक्षी ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, जैसे ही मुझे पता चला कि मीनाक्षी शास्त्री मिल गई है और उसे सजा मिलने वाली है तो बस मुझे ये लगा कि केस रीओपन हो गया है और मुझे हिम्मत जुटाकर सच कहना होगा, इसीलिए मैं कोर्ट आई थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा सकी। संदीप ने मीनाक्षी की ओर देखकर कहा, मैं आपकी बेबसी समझ सकता हूं और मैं आपसे को हटाने की इज्जत भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती जरूर करूंगा जी, आप एक बेगुनाह को सजा होने से बचा लीजिए और आपको मैं आप पर झूठ की कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे और आपकी बच्ची का पूरा इलाज का खर्चा भी मैं खुद उठाऊंगा, आई प्रॉमिस। ये बोलकर संदीप ने अपना कार्ड वहां पास में रखे टेबल पर रख दिया और वहां से चला गया। और उधर आर्यन यूके में इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग ले रहा था।
कि तभी उसे ना जाने क्यों उसकी आंखों में अचानक दिशा का चेहरा घूमने लगा और वो मन में सोचने लगा, क्यों मुझे दिशा की बार बार याद आ रही है, और जब उसे मेरी कोई कदर नहीं है तो फिर क्यों मैं बार बार उसे याद करके खुद को तकलीफ पहुंचा रहा हूं। उसे अजीब सी उलझन होने लगे। और उधर दिशा को एक बार फिर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। चार दीवारों के बीच में कैद दिशा की आंखें एक बार फिर से नम थी और उसे रह रह कर दिनेश झा की वही बात याद आ रही थी जो उसने अदालत में उसके खिलाफ कही थी। दिशा ने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद से बात करती हुई कहने लगी, मुझ पर कितने घटिया आरोप लगाए गए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये किसी साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। ये काम कोई आम इंसान तो नहीं कर रहा, कौन हो सकता है। वो ये सोच रही थी कि तभी वहां संदीप पहुंच गया। उसकी आहट पाकर दिशा ने अपनी आंखें खोली और उसके करीब आकर उसने कहा, संदीप जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, आप मुझे कैसे भी करके यहां से बाहर निकाल दीजिए, मुझे घुटन हो रही है यहां। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और हाँ आपके बाबा का स्कूल के लैंडलाइन फोन में फोन आया था। ये बात सुनकर दिशा और भी ज्यादा परेशान हो गई। दिशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या कहा आपने। संदीप ने स्माइल किया और कहा, मैंने बस यही कहा कि आप स्कूल में बच्चों को साइंस टूर पर लेकर गई है। दरअसल मैं स्कूल मीनाक्षी शास्त्री की ओरिजिनल फाइल लेने के लिए गया था, उसी दौरान आपके पापा का फोन आया। हमारी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहीं था। दिशा ने स्माइल कर दिया। संदीप ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बस आप अपनी होप लूज मत होने दीजिएगा। बोलकर संदीप ने मीनाक्षी की सारी बात दिशा को बता दी। दिशा ने संदीप की ओर देखकर कहा, इंसानियत भी कभी कभी कितनी खराब चीज होती है। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे बप्पा पर पूरा यकीन है, जब उन्होंने हमें असली मीनाक्षी शास्त्री से मिलवा दिया है तो हमारे साथ कुछ अच्छा ही होगा। संदीप ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, आप अपना ख्याल रखिएगा दिशा जी, आपका ये काबिल वकील दोस्त आपको हारने नहीं देगा। ये बात सुनकर दिशा ने हंसते हुए कहा, सचमुच मैंने तो आपको एक मामूली सा म्यूजिक टीचर समझा था, लेकिन आप तो ब्रिलियंट वकील निकले। संदीप ने कुछ सोचकर कहा, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई राज होता है, कोई अतीत होता है, बस ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में था। एनीवे, लेकिन अब मुझे आपको कैसे भी करके बेगुनाह साबित करना है। मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये बोलकर संदीप वहां से चला गया। दूसरी ओर समीर राशि से फोन पर बात कर रहा था और उसने कोर्ट की सारी बात राशि को फोन पर बता दी। ये बात सुनकर राशि ने खुश होकर कहा, समीर यू आर जीनियस, तुमने तो बेचारी दिशा साहनी को ही मर्डर केस में अंदर कर दिया, यू आर अ ब्रिलियंट। समीर ने हंसते हुए कहा, वैसे राशि तुम्हारा ये मुरारी लाल हमारे बहुत काम आ रहा है, उसी ने मुझे दिनेश झा का पता दिया और दिनेश झा तो वाकई काबिल वकील निकले। राशि ने कुछ सोचकर कहा, समीर लेकिन हमें दिशा को इतनी जल्दी हारा हुआ नहीं मानना चाहिए, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उसे उम्र कैद की सजा ना हो जाए। समीर का जवाब आया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब जो दिशा साहनी हमारे रास्ते से पूरी तरह से हट चुकी है और बहुत सही मौका था जब आर्यन भी इंडिया में नहीं है। राशि ने हंसते हुए कहा, समीर जब तक किस्मत हमारे साथ दे रही है हमें जल्दी खेल खत्म कर देना चाहिए, वरना दिशा के मामले में मैंने किस्मत पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। समीर हंसने लगा और बोला, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा समीर सब ठीक कर देगा, चलो मैं फोन रखता हूँ, बाय। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया और फोन कट होने के बाद उसने खुद से बात करते हुए कहा, दिशा तुम कहीं भी जाती हो तुम्हारे दुश्मन खुद ब खुद बन जाते हैं। अब देखो ना, नैनीताल आए तुम्हें महीने भर नहीं हुए कि तुमने मुरारीलाल जैसा दुश्मन तैयार कर लिया, और अब तुम्हारे पुरानी दुश्मन और नए दुश्मन मिलकर तुम्हारा खेल पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और उधर संदीप सोच रहा था, बस कल कोर्ट में मीनाक्षी शास्त्री आ जाए, फिर दिशा जी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सुबह के 10 बजे बज चुके थे। सारे लोग कोर्ट में मौजूद थे। दिशा कटघरे के अंदर थी और उसका बयान लिया जा रहा था। दिनेश झा दिशा के पास पहुंचकर बोला, मैडम दिशा साहनी, आप लोग इतने ऊंचे लोग होते हैं, हम लोगों ने सुना है उतनी ही ऊंची आप लोगों की पोल भी होती है। उसके इतना कहते ही संदीप बीच में बोल पड़ा, मेरे काबिल दोस्त मिस्टर दिनेश, आप हमेशा की तरह पहेलियां मत बुझाइए, सीधे मुद्दे पर आइए। दिनेश ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे जो स्टेटमेंट देना था मैंने सारे स्टेटमेंट कल की सुनवाई में अदालत के सामने पेश कर दिए, अब बारी आपकी है मिस्टर संदीप सिन्हा। उसकी बात सुनकर संदीप मन में सोचने लगा, मीनाक्षी शास्त्री प्लीज एक बार आप आ जाइए, अगर आप नहीं आएंगे तो एक निर्दोष को सजा हो जाएगी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वहां मीनाक्षी शास्त्री पहुंच गई। मीनाक्षी को कोर्ट में देखकर संदीप बहुत खुश हुआ और उसने जज की ओर देखकर कहा, माय लॉर्ड, अब मैं इस कटघरे में असली मीनाक्षी शास्त्री को पेश करना चाहूंगा।
वही मीनाक्षी जिन पर आदित्य शास्त्री के मर्डर का आरोप लगा हुआ है। उसके इतना कहते ही कोर्ट रूम में बैठा मुरारी लाल हैरान रह गया और वो मन में सोचने लगा, ये मीनाक्षी शास्त्री कहाँ से प्रकट हो गई। ये मीनाक्षी मेरे हाथ ना लगी और इस संदीप के हाथ लग गई। अब तो लगता है कोई ऊंचा खेल होने वाला है। मीनाक्षी शास्त्री को कटघरे में बुलाया गया। उसे देखकर दिशा भी रिलैक्स हो गई। मीनाक्षी के कटघरे में आते ही संदीप ने उसके पास जाकर कहा, मीनाक्षी जी, आप असली मीनाक्षी शास्त्री है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अदालत में पेश कर दिए हैं। ये बोलकर उसने एक फाइल जज के पास बैठे स्टेनो को पास कर दी और फिर आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इतने दिनों तक अपनी असली पहचान छिपाकर क्यों रह रही थी। मीनाक्षी ने रोते हुए कहा, क्योंकि मुझ पर मेरे पति के खून का ही आरोप जो लग गया था और मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ। लेकिन मेरी बच्ची जो ब्लड कैंसर से अपनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, उसके लिए मुझे अपनी पहचान छिपाने के लिए छिपना पड़ा। मेरी जगह कोई भी माँ होती तो वो यही करती। ये बोलकर वो एक बार फिर फफक कर रोने लगी। संदीप ने आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मीनाक्षी जी, जिस रात आपके पति का मर्डर हुआ, क्या उस रात आपने इन्हें लॉज में देखा था। ये बोलकर संदीप ने दूसरे कटघरे में मौजूद दिशा की ओर इशारा किया। मीनाक्षी ने दिशा की ओर देखा और कहा, जी हाँ, मैंने इन्हें देखा था। मैं अपने रिलेटिव से मिलकर जैसे ही लॉज में पहुंची, ये लॉज के बाहर मौजूद थी और ऑटो में बैठकर वहां से जा रही थी और जैसे ही मैं अपने रूम में पहुंचे, उसी वक्त एक नकाबपोश आदमी ने मेरे आदित्य का खून कर दिया और मुझे धक्का देकर वहां से भाग निकला। संदीप ने एक पेन ड्राइव स्टेनो को पास की और कहा, सबसे बड़ा सबूत हमें मिल चुका है। मीनाक्षी शास्त्री बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उस रात का सीसीटीवी फुटेज मैंने निकलवाया है। ये तो दिशा जी और मीनाक्षी जी की किस्मत अच्छी थी कि उस लॉट के ठीक बाहर सिग्नल पर कैमरा लगा हुआ है और इस वीडियो में आप उस नकाबपोश को देख सकते हैं। पेन ड्राइव अदालत में चालू किया गया, जिसमें सारी सच्चाई सामने आ गई। वहां मौजूद दिनेश के चेहरे से पसीने छूटने लगे। संदीप ने दिनेश की ओर देखकर कहा, क्या अब आपको और कोई ऑब्जेक्शन है। दिनेश ने नहीं में सर हिला दिया। कोर्ट रूम में बैठा मुरारी लाल धीरे से बड़बड़ाने लगा, समीर साहब, आपने तो अपने लाखों रुपए डूबा दिए लेकिन दिशा का बाल भी बांका ना कर सके। सचमुच ये दिशा साहनी तो बड़ी ऊंची चीज निकली। जज ने कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की और कोर्ट रूम में कहा, जिस नकाबपोश आदमी को इस सीसीटीवी में फुटेज में देखा गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि खून मीनाक्षी शास्त्री ने नहीं किया है और ना ही दिशा साहनी ने। अदालत इस नकाबपोश आदमी को जल्द से जल्द ढूंढने का ऑर्डर पास करती है और दिशा साहनी पर सारे इल्जाम से उन्हें बरी करती है और साथ ही मीनाक्षी शास्त्री पर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों को भी अदालत सस्पेंड करती है। जज के इतना कहते ही दिशा रोने लगी और कटघरे में ही हो फर्श पर बैठ गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, थैंक यू सो मच बप्पा, इस बार भी आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे कर कोर्ट खाली होने लगा। दिशा, संदीप और मीनाक्षी अब भी कोर्ट में मौजूद थे। दिशा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मीनाक्षी उस कटघरे में पहुंची और दिशा के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसे देखकर दिशा ने उसे गले लगा लिया और कहने लगी, मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। आपकी वजह से आज मुझ पर लगाए हुए सारे आरोप बेबुनियाद साबित हो गए। यू सो मच। वहां मौजूद संदीप ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अगर कोई मुझे थैंक यू कहना चाहे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसके इतना कहते ही मीनाक्षी और दिशा रोते हुए से भी हंस पड़े और दोनों ने उन्हें थैंक यू कहा। मीनाक्षी ने संदीप के आगे हाथ जोड़कर कहा, सर, अगर आज आप ना होते तो मैं शायद पूरी जिंदगी अपनी पहचान छुपाकर काट देती, लेकिन आज आपकी वजह से मैं खुलकर जिंदगी जी सकती हूँ। संदीप ने उसकी ओर देखकर कहा, मीनाक्षी जी, एक चीज और है मेरे पास आपके लिए। ये बोलकर उसने अपने पॉकेट से एक चेक निकाला और उस चेक को स्नेह मीनाक्षी को पास करते हुए कहा, ये लीजिए, ये 50,000,000 का चेक है और आप जल्द से जल्द अपनी बेटी के बोन मैरो का ऑपरेशन करवा लीजिए। मैंने आपकी बेटी की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई थी और उसका बचना पॉसिबल है। मीनाक्षी ने संदीप से चेक लिया और उसके पैर छूने के लिए उसके पैरों की ओर झुक गई। ये देखकर संदीप ने हड़बड़ा कर उसे कहा, अरे अरे, ये आप क्या कर रही है, प्लीज ऐसा मत करिए। मीनाक्षी ने हाथ जोड़कर संदीप से कहा, आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मेरे पास आपको कहने के लिए शब्द ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तो कौन सा कीमती शब्द होगा जिसे मैं अभी आपको थैंक्स कहने के लिए यूज करूं।
इस पर संदीप जोर से हंसने लगा और बोला, प्लीज आप ऐसा मत करिए और आप जाकर अपने बच्चे का इलाज कराइए, उससे अभी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मीनाक्षी की आंखें नम थी, उसने दिशा और संदीप को नम आंखों से कहा, भगवान आप दोनों को हमेशा सुखी रखे। ये बोलकर वो वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद दिशा भी नम आंखों से संदीप को देखने लगी। अब संदीप ने अपने मजाकिया लहजे में कहा, प्लीज प्लीज अब आप पर शुरू मत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे समय में लेडीज को क्या बोलकर चुप कराया जाता है मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर भी सर जोर से हंस पड़ी और उधर दिनेश अपने ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां पहले से ही समीर मुरारीलाल के साथ मौजूद था। दिनेश ने समीर की ओर देखकर कहा, समीर जी। समीर ने नाराज होते हुए कहा, क्या समीर जी, मैंने आपको ये केस जीतने के लिए इतने पैसे दिए थे, आपको पता है ये केस मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। आपने तो कहा था संदीप जैसा वकील भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन ये क्या। ये बोलकर समीर नाराज होकर दिनेश को देख रहा था। दिनेश ने हड़बड़ाते ते हुए कहा, सर मैंने अपनी जी जान लगा दी थी उस केस को जीतने के लिए, अब मुझे क्या पता था कि ये मीनाक्षी शास्त्री भी धरती का सीना फाड़कर अदालत में पहुंच जाएगी। समीर बड़बड़ाते हुए कहने लगा, सचमुच इस दिशा की किस्मत हर बार इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। इतनी बुरी तरह फंसने के बाद भी वो बेदाग होकर निकल गई। वहां मौजूद मुरारी कुछ सोचने लगा, फिर उसने कुछ सोचकर कहा, समीर बाबू आप जिस तरह से टेढ़े आदमी मालूम होते हैं, आप इतनी आसानी से तो हार मानेंगे नहीं। ये बात सुनकर समीर उसे घूर कर देखने लगा और बोला, वॉट डू यू वॉन्ट टू से। मुरारी ने अपने कान पकड़कर अपने अंदाज में कहा, जी हमारा कहने का मतलब है आप तो बहुत ऊंची चीज है, अब फिर से आपको ऊंचा खेल करिए, मुरारी आपके साथ है। कुछ सोचकर समीर स्माइल करने लगा और उसने मुरारी को अपने साथ दिनेश के ऑफिस से बाहर आने का इशारा किया। इशारा पाकर मुरारी समीर के पीछे चला गया और उधर आर्यन इंडिया वापस आ चुका था और वो जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, उसे लेने के लिए उसकी आलीशान गाड़ी पहले से ही मौजूद थी। आर्यन जैसे अपनी गाड़ी के पिछली सीट पर बैठने लगा कि तभी उसकी नजर दूर खड़े सूरज पर पड़ी। उसे देखकर आर्यन अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और सूरज के पास पहुंचा। सूरज आर्यन को घूर कर देख रहा था। आर्यन ने उनके पैर छुए, लेकिन सूरज ने अपने पैर पीछे हटा लिए। आर्यन ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूं, आप यहां आए हुए हैं तो जरूर आपको मुझसे कोई काम होगा। सूरज की आंखें नम थी, उन्होंने नम आंखों से कहा, हम दिल्ली शहर छोड़कर बहुत पहले ही जा चुके हैं। ये बात सुनकर आर्यन हैरान होकर उनकी ओर देखने लगा। सूरज ने कहा, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुमसे मिलने यहाँ एयरपोर्ट पर आया हुआ हूँ तो तुम गलतफहमी में हो। मैं अपनी बच्ची से मिलने नैनीताल जा रहा हूँ। दिल्ली में कुछ ऑफिशियल काम बाकी था, बस वही करने आया था। अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ मिल गए, मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये बोलकर सूरज ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और उस फाइल को आर्यन को दे दिया और उसकी ओर देखकर कहा, मेरी बच्ची ने मुझे डायमंड कंपनी का डायरेक्टर बनाया था, हालांकि वो कंपनी तुम्हारी ही थी और अब उस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हारे नाम कर दी, चलता हूँ। ये बोलकर सूरज वहां से जाने लगा। आर्यन एक बार फिर उनके पास पहुंचा और बोला, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप मुझसे कोई सवाल भी नहीं करेंगे और यहां तक कि क्या आप मुझे डांटेंगे भी नहीं। सूरज ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मैं क्यों डांट लगाने लगा, तुम मेरे हो क्या। जब तक तुम मेरे बेटे थे तुम पर मेरा हक था, लेकिन अब तुम पर मेरा कोई हक नहीं है। तुम कोहिनूर कंपनी के मैं डायरेक्टर आर्यन जिंदल हो और वैसे भी तुमने मेरी बेटी के साथ साथ मेरा भी दिल तोड़ दिया। एक बाप का दिल टूटा है बेटा, बहुत तकलीफ होती है। तुमने मेरी बच्ची पर शक किया, एक बार भी तुमने उसके प्यार पर एतबार नहीं किया। क्यों, हम पंजाबी लोग ना एक बार किसी से प्यार कर लेते हैं तो बस उस पर हम अपनी जान भी लुटा देते हैं और यही हमारी खासियत है। और मेरी बच्चे पर तुमने बेवफाई का इल्जाम लगाया, तुम्हें मैं शर्म नहीं आए। आर्यन ने सूरज से नजरें चुराते हुए जवाब दिया, अगर मेरी जगह और कोई भी होता तो वही करता जो मैंने किया। जिस हालात में मैंने आशीष कैसे कहूं। ये बोलकर आर्यन चुप हो गया। सूरज ने हंसते हुए कहा, तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो। कभी कभी आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है और वही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हें अगर अपने प्यार पर एतबार था तो तुम्हें अपने प्यार से सवाल नहीं करना चाहिए था, तुम्हें एतबार करना चाहिए था। खैर मैं भी किसे समझा रहा हूं। ये बोलकर सूरज वहां से चला गया। दूसरी ओर समीर ने मुरारी की ओर देखकर कहा, मुरारी अब तुम दिशा के पास जाओ और जाकर वही कहो जो मैंने तुम्हें सिखाया है, उसके बाद हम बचकर नहीं जाने देंगे। और उधर आर्यन ने अपने गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा ओपन किया और उसके दिमाग में अब भी वही बातें चल रही थी जो सूरज ने उसे कही थी।
फिर कुछ सोचकर वह अपनी सीट पर आकर बैठ गया और अपना लैपटॉप लेकर कुछ काम करने लगा कि तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर दिशा साहनी की न्यूज़ का नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन को देखकर आर्यन ने और न्यूज़ ओपन की जिस पर दिशा साहनी की सारी लीगल बातें पब्लिश हो चुकी थी। उसने उसको पढ़कर आर्यन में बात करते हुए कहा, आदित्य शास्त्री, यह तो वही मैनेजर है जिससे मैंने फोन पर बात की थी और उसकी मर्डर का इल्जाम दिशा पर लग गया। ये कैसे हो सकता है? फिर कुछ सोचकर आर्यन ने खुद से बात करते हुए कहा, मुझे नैनीताल जाकर मीनाक्षी शास्त्री से मिलकर पता लगाना चाहिए। उसके पति को पैसे किसने दिए थे उसे जरूर पता होगा। आर्यन नैनीताल के लिए निकल चुका था और वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने खुद से बात करते हुए कहा, ना जाने क्यों आप मुझे मेरा प्यार बहुत याद आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और उधर दिशा जैसे ही स्कूल पहुंची, वहां स्कूल के सारे बच्चे हाथों में बोर्ड लेकर मौजूद थे और उस बोर्ड में लिखा था, वी लव यू दिशा मैम। ये बोर्ड पढ़कर दिशा बहुत खुश हुई और उसने सभी बच्चों को प्यार किया। वही साथ में अनामिका भी मौजूद थी, उसके हाथ में भी बोर्ड था जिसने भी यही लिखा था। उस बोर्ड को देखकर दिशा अनामिका के गले लग गई। एक स्टूडेंट ने आगे आकर कहा, डोंट गो, वी लव यू। दिशा ने उस बच्चे के गाल को सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, मुझे जाना बहुत जरूरी है, मैं तो आप सभी को यहाँ लास्ट गुड बाय कहने आई थी। अनामिका ने उसकी ओर देखकर कहा, जाना इतना जरूरी है? दिशा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जी आज मुझे जाना बहुत जरूरी है, अगर मैं रुक गई तो मेरी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब मुझे पता लगाना है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। सारे बच्चों ने दिशा को गुड बाय किया और दिशा स्कूल से घर वापस आ गई। जैसे ही वो घर वापस आए, घर पर सूरज मौजूद था। घर में ताला लगे होने की वजह से वो बाहर घर की सीढ़ियों पर बैठकर दिशा के आने का वेट कर रहा था। सूरज को देखते ही दिशा भाग पर उनके गले लग गई और बोली, बाबा आप यहाँ? सूरज ने उसके बालों को सिलाते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, मुझे ऐसा लगता है मेरी बच्ची को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए तेरा बाबा देखा गया। दिशा फूट फूट कर रोने लगे। सूरज ने उसे चुप कराते हुए कहा, आज तू सारी बातें यही दरवाजे पर खड़ी होकर करेगी या मुझे अंदर भी बुलाएगी? दिशा ने आंसू पोंछे और घर का लॉक ओपन किया। सूरज अंदर आकर घर के लिविंग एरिया में रखे सोफे पर बैठ गया। दिशा भी सूरज के पास वाले सोफे पर बैठ गई और एक ही सांस में अपने साथ हुई सारी घटनाएं कह सुनाई। ये बात सुनकर सूरज ने हैरान होकर कहा, मेरे बच्चे अकेले इतना खुश रहती रहे और एक बार भी अपने पापा को बताया नहीं बताया। दिशा एक बार फिर रो पड़ी और उधर आर्यन मीनाक्षी का एड्रेस पता कर घर पहुंच चुका था। उसके घर पहुंचकर आर्यन ने जैसे ही डोरबेल बजाए, दरवाजा मीनाक्षी ने खोला। आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, जी मेरा नाम आर्यन जिंदल है। आर्यन का नाम सुनकर मीनाक्षी हैरान रह गई और उसने हैरान होकर कहा, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून मेरे घर पर? उसकी आवाज में उसकी हैरानी साफ झलक रही थी। आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, बस किस्मत है खींच लाए। मीनाक्षी ने उसे घर के अंदर आने का इशारा किया और ड्राइंग रूम में रखे एक मामूली सोफे पर आर्यन को बैठने का इशारा किया। आर्यन सोफे पर सेटल हो गया। मीनाक्षी भी पास रखे सोफे पर बैठ गई। फिर उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, मैं आपके लिए क्या लाऊं, चाय या कॉफी? आर्यन ने स्माइल की और कहा, जी नहीं, मैं आपसे कुछ जानने आया हूं। मीनाक्षी ने हाँ में सर हिला दिया और आर्यन को सारी बात बता दी। सारी बातें सुनने के बाद आर्यन ने मीनाक्षी से कहा, आपके पति से मेरी बात हुई थी, आपने जैसा कि बताया कि कोई उन्हें पैसे भेज रहा था, क्या मुझे बता सकती हैं कौन है वो शख्स? मीनाक्षी का जवाब आया, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ आशीष सूरी नाम के बंदे का फोन उनके पास बहुत आया करता था और उन्हीं ने उन्हें पैसे दिए थे। ये बात सुनकर आर्यन मन में सोचने लगा, इसका मतलब मुझे जो दिखाया गया वो सब एक साजिश के तहत था। फिर मीनाक्षी ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा, सर आपसे बात करते वक्त मुझे एक बात और ध्यान आए। आशीष सूरी उन्हें हमेशा फोन पर कहता, किसी उनकी खामोशी में ही उनकी लाइफ टिकी हुई है। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। ये बात सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे आशीष की सारी चालाकियां समझ आ चुकी थी। और उधर राशि को ऑफिस पहुंचते ही आर्यन के नैनीताल जाने के बारे में पता चल चुका था और उसने खुद से बात करते हुए कहा, ये आर्यन बार बार नैनीताल क्यों जा रहा है? अगर वो नैनीताल गया है तो आई एम श्योर उसके मन में दिशा के लिए कुछ तो पॉजिटिव चल रहा होगा। ये बात मुझे आशीष से बता देनी चाहिए। ये बोलकर उसने जैसे ही अपना मोबाइल फोन उठाया कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे न्यूज़पेपर पर पड़ी, जिसमें दिशा और मीनाक्षी शास्त्री का सारा डिटेल पब्लिश चुका था। उसने उसको पढ़कर राशि में खुद से बात करते हुए कहा,
ओ माय गॉड, अब समझ में आया यारन अचानक नैनीताल क्यों चला गया। मुझे फादर आशीष से बात करनी होगी। आई नो उसका एक बड़ा हाथ था। ये बोलकर उसने आशीष को कॉल किया। आशीष ने जैसे ही फोन रिसीव किया दूसरी ओर से राशि बोल पड़ी। आशीष कहाँ हो तुम? खैर ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हें पता है। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई कि उसके पहले ही आशीष बोल पड़ा। आई नो तुम आज की न्यूज़ पढ़कर परेशान हो रही हो, राइट? राशि का जवाब आया, हाँ आशीष, मैं जो जाल बिछाया था वो चाल में फंसकर भी दिशा निकल चुकी है। आशीष का जवाब आया, मैं नैनीताल पहुंच रहा हूं, मैंने भी आज का अखबार पढ़ा है। ये बोलकर आशीष से फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करने के बाद राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, ये स्मीर नैनीताल में रहकर सिर्फ प्लान पर प्लान बनाता रह जाएगा और यारन और दिशा मिलकर फिर से एक हो जाएंगे। मुझे भी नैनीताल के लिए निकलना होगा। ये बोलकर राशि कुछ सोचने लगी और उधर आर्यन मीनाक्षी से मिलकर उसके घर से निकल चुका था और उसके हाथ पैर पूरी तरह से सुन पड़ चुके थे और वो मन में सोच रहा था, मैंने दिशा का इतना ज्यादा दिल दुखाया, उसे अपनी तकलीफ पहुंचाई, अब मैं किस मुंह से उससे माफी मांगूं, कुछ समझ नहीं आता। वो परेशान हो रहा था, अपने ख्यालों में गुम। आर्यन ना जाने कब दिशा के घर पहुंच गया, उसे खुद भी पता ना चला। उसके घर के बाहर पहुंचकर उसने डोर बेल बजाई। दरवाजा दिशा ने खोला। अपने सामने आर्यन को देखकर दिशा की आंखें हमेशा की तरह नम हो गई और वो बगैर पलकें झपकाए अपने सामने मौजूद अपने प्यार को देखने लगी। आर्यन के आंखें भी नाम थे और वो वही दरवाजे के बाहर अपने घुटनों पर बैठ गया और एक छोटे बच्चों की तरह अपने कान पकड़कर दिशा की ओर देखने लगा। आर्यन को ऐसा करते देख दिशा हैरान रह गए। उनके बीच आज उनके अल्फाज नहीं बल्कि उनकी नजरें बात कर रही थी कि तभी वहां सूरज भी पहुंच गया और इस तरह आर्यन को घुटनों पर बैठे देख वो भी हैरान रह गया। आर्यन ने दिशा की ओर देखकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मेरा यकीन करो एक बार प्लीज। ये कहते हुए उसका गला भी भर आया था। दिशा बगैर कुछ कहे घर के अंदर चली गई, लेकिन वहां मौजूद सूरज ने आर्यन की ओर देखकर कहा, आओ घर के अंदर आओ। आर्यन घर के अंदर पहुंचा। दिशा अपने बेडरूम में मौजूद थे और अपना सूटकेस पैक कर रही थी। सूरज ने आर्यन को कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाकर आर्यन दिशा के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, लेकिन दिशा मुझे कुछ भी सजा दे दो, लेकिन अपनी खामोशी तोड़ दो हमारे उस प्यार के खातिर। उसके इतना कहते ही दिशा फफक कर रो पड़ी और आर्यन के गले लग गई। आर्यन ने भी उसे कसकर पकड़ लिया, मानो आज बरसों की ख्वाहिश पूरी हुई हो इस तरह। आर्यन ने दिशा की ओर देखकर उसे सारी बात एक साथ में कह सुनाई और सारी बात सुनकर दिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, आर्यन मैं जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना चाहती हूं और वहां पहुंचकर अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। आर्यन ने हाँ में सर हिला दिया। दिशा में अपना सूटकेस पैक कर लिया था और उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, बस अब ये हमारा आखिरी खेल होगा, इस खेल में सिर्फ होगी और एक तीर से सभी को निशाना लगेगा। वहां सूरज भी पहुंच गया और उसने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी। सूरज ने दिशा के सर पर हाथ रखकर कहा, शाबाश मेरी बेटी शाबाश। आर्यन दिशा की ओर देखकर कहा, तो फिर चले एक बार फिर फौलाद बंद कर सभी को उनकी जगह दिखाने। ये बोलकर आर्यन में अपना हाथ आगे किया। दिशा में भी अपना हाथ आगे कर हाँ में सर हिला दिया और वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। फ्लाइट में आने में कुछ देरी थी, इसलिए वो लोग एयरपोर्ट के बाहर बने छोटे से कैफेटेरिया में मौजूद थे। सूरज ने आर्यन और दिशा की ओर देखकर कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, आज तुम दोनों के लिए चाय मैं लेकर आता हूं। ये बोलकर सूरज वहां से चला गया। आर्यन ने दिशा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा और कहा, आई प्रॉमिस आप, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। ये बोलकर उसने उसके हाथों को किस किया। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी उसकी नजर दूर टेबल पर बैठे आशीष पर पड़ी। उसके साथ समीर और मुरारीलाल भी मौजूद थे। वो तीनों आपस में बातें करने में इतनी ज्यादा बिजी थे कि वो दूर बैठे आर्यन और दिशा को देख नहीं पाए। उन सबको देखकर आर्यन का खून खौल उठा और वो गुस्से से अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। दिशा जब तक उसे संभाल पाते वो आशीष के टेबल के पास पहुंचा और उसने आशीष का कॉलर पकड़ लिया। अचानक आर्यन को अपने सामने देखकर वहां मौजूद समीर और मुरारी लाल दोनों हड़बड़ा गए। आशीष का कॉलर पकड़कर आर्यन ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी घिनौनी चाल चलने की? आशीष अपना कॉलर छोड़ आया और कहा, और इसका मतलब तुझे सारी सच्चाई पता चली गई। दिशा वहां पहुंच चुकी थी और उसने आशीष की ओर देखकर रोते हुए कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने क्या बिगड़ा था तुम्हारा? इस पर आशीष ने उसे घूर कर देखा, कहा, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे छीन लेना, मेरी विनती मुझे छोड़कर चली गई और मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार के साथ कैसे रहेंगे बोलो।
उसकी ये बात सुनकर दिशा हैरान रह गई। दिशा ने आगे अपनी बात करते हुए कहा, तुमने मेरे साथ इतना घिनौना काम किया कैसे, और उस आदित्य शास्त्री का मर्डर किसने किया? आशीष का जवाब आया, आदित्य शास्त्री का मर्डर भी मैंने करवाया पैसे देकर। अगर मैं उसका मर्डर नहीं करवाता तो वो तुम्हें सब सच बता देता और मेरा राम खत्म कर देता, बस इसीलिए मैंने उसे पैसे देकर मरवा दिया। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी सूरज वहां पहुंच गया। उसके हाथों में उसका मोबाइल था और उस मोबाइल को दिखाते हुए सूरज ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे यकीन नहीं होता कि तू मेरे दोस्त गगन का बेटा है, और वैसे भी मैंने तेरा वीडियो बना लिया है और उसे थाने भी भेज दिया है, अब तेरा खेल खत्म। ये सुनकर आशीष ने सूरज के हाथ से मोबाइल छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे आर्यन ने पकड़ लिया। समीर और मुरारी वहां से मौका देखकर निकल ही रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर कुछ हवलदार के साथ पहुंच गया और उन्हें देखते ही सूरज ने कहा, जी हां इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया था। इंस्पेक्टर ने आशीष को देखकर कहा, मिस्टर आशीष, आपको ये हथकड़ी पहनाते में मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आप मजबूर हैं। आशीष ने स्माइल किया और अपने बैक पॉकेट से गन निकाल ले। उसके गन निकालते ही सभी हड़बड़ा गए। आशीष ने सभी की ओर देखकर कहा, मुझे मेरी विनती के पास जाना होगा, क्योंकि आशीष सॉरी, चार दीवारों के बीच तो नहीं रह सकता। ये बोलकर उसने रिवॉल्वर अपने सर पर रखकर खुद को शूट कर दिया और फर्श पर गिर पड़ा। पलक झपकते ही आशीष ने कर दिया, कोई उसे पकड़ भी ना पाया। वहां मौजूद सूरज की आंखें नम हो गई और उसने आशीष की खुली आंखों को बंद कर दिया। वहां मौजूद इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। आशीष की बॉडी वहां से ले जाया गया और समीर मुरारी लाल के साथ अभी से नजरें बचाकर वहां से चला गया। दिशा और आर्यन की फ्लाइट भी अनाउंस हो चुकी थी। सूरज ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, चलो, तुम्हारा कोहिनूर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिसने तुम्हारे राहों में कांटे बोए थे वो खुद के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। दिशा ने हाँ में सर हिलाया। दिशा और आर्यन की फ्लाइट मिस हो चुकी थी और वो दोनों नैनीताल के होटल में मौजूद थे। सूरज भी उनके साथ उनके बेडरूम में मौजूद था। वो तीनों बैठकर कुछ बात कर रहे थे। दिशा ने सूरज की ओर देखकर कहा, बाबा, अब समय आ गया है हमें अपनी डायमंड कंपनी को हथियार बनाकर कोहिनूर टेक ओवर करने का, और फिर राशि के जो भी शेयर थे वो सब खुद ब खुद डायमंड में आ जाएंगे, क्योंकि हमारी डायमंड कंपनी को अपने वजूद में आए 1 साल हो चुके हैं। अब हमारी कंपनी लीगल तौर पर परमानेंट तरीके से कोहिनूर को टेक ओवर कर सकती है। ये बात सुनकर आर्यन सूरज की ओर हैरानी भरी नजरों से देखने लगा। सूरज भी थोड़ा परेशान हो चुके थे। उनके चेहरे के भाव देखकर दिशा ने उनकी ओर देखा। सूरज ने दिशा की ओर देखकर कहा, दरअसल बेटा, मैंने परसों ही डायमंड कंपनी आर्यन के नाम कर दिए। ये बात सुनकर दिशा स्माइल करने लगी और उसने कहा, बाबा, आप भूल रहे हैं, ये पेपर कोर्ट में जमा करने होते हैं और परसों सैटरडे था, कोर्ट बंद था। ये बात सुनकर सूरज और आर्यन खुश हो गए। आर्यन ने सूरज की ओर देखकर कहा, सचमुच बाबा, आप लोगों ने क्या खाकर इतनी इंटेलिजेंट बेटी पैदा की है। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े और उधर राशि नैनीताल पहुंच चुकी थी। उसने एयरपोर्ट में आकर समीर को फोन लगाने की सोची, फिर उसने खुद से बात करते हुए कहा, मुझे खुद जाकर अपने समीर को सरप्राइज देना चाहिए। वो भी मुझे मिस करता है या नहीं, मुझे भी चेक करना चाहिए। ये सोचकर उसने फोन नहीं लगाया और उधर समीर मुरारी लाल के साथ मौजूद था। मुरारी लाल ने समीर की ओर देखकर कहा, साहब जी, सचमुच ये आशीष पूरी दो बहुत बड़ा वाला खिलाड़ी निकला, देखा नहीं, उसने आपको और हमको सबको चित कर दिया। समीर अब भी वाइन के नशे में चूर था और उसने मुरारी लाल की ओर देखकर कहा, कब से तुम यही बात कर रहे हो? ठीक है, उसे जाना था, चला गया, अब मुझे कल सुबह होते ही दिल्ली के लिए निकलना है। ये बात सुनकर मुरारी ने कुछ सोचा और कहा, चलिए सर, आज हम आपको यहाँ के पब में ले चलते हैं, वहाँ बहुत सारी हसीनाएं होती हैं, उन्हें देखकर आपका दिल बहल जाएगा। ये सुनकर समीर ने हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात, चलो। ये बोलकर समीर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और वो दोनों पब के लिए निकल गए। और उधर दिशा ने मिस्टर खन्ना से फोन पर बात कर ली थी और उनसे बात करने के बाद दिशा ने सूरज और आर्यन की ओर देखकर कहा, अब किस्मत हमारे साथ है, क्योंकि डायमंड कंपनी कोहिनूर को टेकओवर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रातों रात हम कोहिनूर के शेयर्स डाउन कर देंगे। कल सुबह तक कोहिनूर को एक बर्बाद कंपनी बताकर डायमंड का कब्जा हो जाएगा और फिर आर्यन, तुम्हारी कोहिनूर पूरी तरह से तुम्हारे हाथ आ जाएगी। कोहिनूर का कोई भी हिस्सा अलग नहीं रहेगा। दिशा की बात सुनकर आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, कोहिनूर हमारे हाथ आ जाएगी। ये बोलकर आर्यन ने सूरज और दिशा को गले लगा लिया।
सूरज की आंखें नम हो गई और उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, सचमुच बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। अगर आज मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। उनकी ये बात सुनकर दिशा ने उन्हें प्यार से डांटते हुए कहा, बाबा आप कैसी बातें करने लगते हैं, प्लीज ऐसा मत कहिए, हम सब एक साथ रहेंगे। सूरज हंसने लगे। और उधर राशि समीर के होटल पहुंच चुकी थी। उसने रिसेप्शन से खुद को समीर की वाइफ पता कर उसके रूम की चाबी भी ले ली थी। और वो समीर के होटल के रूम में बैठकर सोच रही थी, ये समीर कहाँ चला गया। मैंने तो सोचा था मैं उसे सरप्राइज दूंगी, लेकिन यहाँ आकर तो मैं खुद सरप्राइज हो गई। खैर, जब तक वो आता है मैं शावर ले लेती हूँ। ये बोलकर राशि वहां से वॉशरूम की ओर चली गई। उसकी वॉशरूम में जाते ही समीर रूम के अंदर आ गया। उसे राशि के आने की कोई खबर नहीं थी। समीर अकेला नहीं था, उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। समीर फुल ड्रंक था और वो उस लड़की से जोर जोर से कह रहा था, सचमुच तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है झरना। ये बोलकर समीर उसके होठों में किस करने लगा। झरना ने समीर को खुद से दूर करते हुए कहा, सर मुरारी ने बताया था आप बहुत पैसे वाले हैं, तो फिर क्या आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं होंगी। ये बोलकर वो उसके रिप्लाई का वेट करने लगी। समीर ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या फालतू की बातें करती हो तुम। झरना ने समीर की ओर देखकर कहा, मुरारी ने बताया था आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जल्द आप शादी कर लेंगे, फिर आप मेरी झूठी तारीफ क्यों कर रहे हैं। समीर का जवाब आया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, मैंने सचमुच एक लड़की से सच्चा प्यार किया था, लीना नाम था उसका, लेकिन उस लड़की ने भी मुझे धोखा दे दिया। अब वो कहाँ है, क्या कर रही है, आई डोंट नो। वॉशरूम में मौजूद राशि तक समीर की सारी आवाज जा रही थी और वो बड़े गौर से समीर की बातें सुनने लगी। समीर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, एक बहुत घटिया लड़की है मेरी लाइफ में, जिसका नाम है राशि सक्सेना, बट मैं उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता क्योंकि वो लड़की कभी किसी की हो ही नहीं सकती। अरे यार, उसे आर्यन जिंदल जैसा हैंडसम बिलेनियर लड़का प्यार करता था और सच्चा वाला प्यार करता था, वही आर्यन जिंदल जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी हारा नहीं पाया। झरना बड़ी गौर से समीर की बातें सुन रही थी, फिर उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, लेकिन उस स्टूपिड राशि को तो मैं पसंद था, बस फिर क्या था, उसे मोहरा बनाकर कोहिनूर हड़पने के लिए मैंने चाल पर चाल चली और मैं अपनी चाल पर कामयाब भी हो चुका था। लेकिन ना जाने कहां से ये दिशा साहनी ने आकर मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया और मैं जहां था वहीं रह गया। लेकिन ये स्टूपिड राशि मेरे पीछे पड़ गई। पता है वो मुझसे शादी करना चाहती है, उसे नहीं पता कि मैं बहुत जल्द उसे अपने रास्ते से हटाने वाला हूं, बहुत जल्द। समीर की बात सुनकर वॉशरूम के अंदर मौजूद राशि के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो अपनी आंखें बंद कर रोने लगी और उसने खुद से बात करते हुए कहा, सचमुच मैं कितनी स्टूपिड थी। मैंने आर्यन का दिल तोड़ा। आर्यन ने मुझे कहा था कि मुझे कोहिनूर और रास्ते के पत्थर में फर्क नहीं पता, ठीक कहा था उसने, लेकिन अब मैं इस समीर को उसके इरादों में कामयाब कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। और उधर समीर झरना के होठों पर किस कर रहा था। उन दोनों को किसी के वहां होने की कोई खबर भी ना थी। राशि वॉशरूम से बाहर निकल आए। समीर और झरना को अब भी वहां किसी के होने की कोई खबर ना थी। राशि ने कमरे का डोर ओपन किया और वहां से चली गई। आज राशि खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी और अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि उसने सारे रास्ते खुद ब खुद बंद जो कर लिए थे। वो रोते हुए नैनीताल के अनजान सड़कों पर चली जा रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। राशि ने सामने देखा तो सामने मुरारी मौजूद था। कुछ सोचकर राशि ने कहा, मुरारीलाल मुझे आर्यन का पता बताओ प्लीज। मुरारीलाल ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैडम जी इतनी रात को आप आर्यन सर के पास जाकर क्या करेंगे। राशि का जवाब आया, मुझे समीर ने उससे मिलकर कुछ बातें कहने के लिए कही है, इसलिए मेरा वहां जाना बहुत अर्जेंट है। समीर का नाम सुनते ही मुरारी ने राशि को अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। राशि अपने आंसुओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुरारी ने राशि की ओर देखकर कहा, मैडम जी सब ठीक तो है ना। राशि का जवाब आया, हाँ सब ठीक है, बस मुझे आखिरी काम करना है। मुरारी को उसके कोई बात समझ में नहीं आई। फिर उसने राशि की ओर देखकर कहा, वैसे आज आर्यन सर और दिशा मैडम दिल्ली के लिए निकल रहे थे, वो तो आशीष सूरी की वजह से निकल नहीं पाए और आज की रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। ये बोलकर मुरारी ने उसे सारी बात बता दी। मुरारी की बात सुनकर राशि हैरान हो गई और वो मन में सोचने लगी, इसका मतलब समीर आज दिशा और आर्यन का मर्डर करवा देगा। मुझे जल्द से जल्द उन्हें समीर के घटिया इरादों के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन कम से कम उनकी जान बचा लूं तो मुझे अपनी लाइफ का गिल्ट कभी नहीं रहेगा।
मुरारीलाल ने होटल के सामने अपनी कार रोक दी और कहा, लीजिए जी, आ गया आर्यन जी का होटल। आप भी आर्यन जी से मिलकर जल्द ही निकल जाएगा क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद इनकी आखिरी रात होगी जी, चलता हूँ, गुड नाइट। राशि कार से उतर गई और वो हड़बड़ा कर रिसेप्शन में पहुंचे। रिसेप्शन में कोई भी मौजूद नहीं था। किसी को नहीं देखकर राशि में टेबल पर रखा रजिस्टर उठाया और आर्यन का रूम नंबर देखकर वहां से लगभग भागते हुए चली गई। वो काफी हड़बड़ा हुई थी। आर्यन के रूम के सामने पहुंचकर उसने रूम नॉक किया। दरवाजा दिशा ने खोला और दिशा अपने सामने राशि को देखकर हैरान रह गई। राशि के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। राशि हड़बड़ा कर कमरे के अंदर आ गई जहां सूरज और आर्यन की बातें अब भी चल रही थी। राशि ने अपने हाथ जोड़कर दिशा और आर्यन से कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी। ये बोलकर बोल जोर जोर से रोने लगी। वहां मौजूद आर्यन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में इस तरह आने की, और इन होटल वालों ने तुम्हें एलो कैसे किया। ये बोलकर वो गुस्से से राशि को देखने लगा। राशि ने आर्यन और दिशा की ओर देखकर कहा, प्लीज तुम दोनों यहाँ से आज रात कहीं और चले जाओ। समीर ने तुम लोगों को मारने के लिए सुपारी दी है, प्लीज मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर दिशा व सूरज हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन आर्यन ने राशि पर भड़कते हुए कहा, खबरदार, अब तुमने और कोई चाल चलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राशि ने दिशा की ओर देखकर कहा, दिशा प्लीज मेरी बातों का यकीन करो, आज मुझे समीर की सारी सच्चाई पता चल गई है। वो तो मुझे भी जान से मारना चाहता है, मेरी जान चली जाए मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। प्लीज दिशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ट्रस्ट में आर्यन को यहाँ से लेकर दिल्ली के लिए निकल जाओ प्लीज। आर्यन ने उसे डांट लगाते हुए कहा, तुम इतनी घटिया लड़की हो, फिर तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारी जैसी लड़की को तो मर जाना चाहिए। दिशा ने आर्यन की ओर देखकर कहा, अरिहंत, इस बार राशि झूठ नहीं बोल रही है, हमें यहाँ से फौरन चेक आउट कर लेना चाहिए। राशि ने दिशा की ओर देखकर कहा, प्लीज जो भी करना है जल्दी करो, उस मुरारी ने मुझे बताया था रात के 12 बजे के बाद तुम पर हमला होने वाला है। सूरज ने दिशा और आर्यन की ओर देखकर कहा, दिल्ली जाने के लिए फिलहाल तो कोई भी फ्लाइट नहीं है। आर्यन ने सूरज की ओर देखकर कहा, मैं बाहर जाकर गाड़ी का इंतजाम करता हूं, मैंने अपने ड्राइवर को भी वापस भेज दिया था। ये बोलकर आर्यन वहां से जाने लगा। राशि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आर्यन प्लीज बाहर मत जाओ, इस होटल का स्टाफ भी समीर के साथ मिला हुआ है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बाहर मत जाओ। दिशा ने राशि की ओर देखकर कहा, तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। राशि ने कहा, हमें यहाँ से बगैर चेकआउट की मैं कल आऊंगा, स्टाफ को शक नहीं होना चाहिए। आर्यन ने दिशा की ओर देखकर कहा, पहले तुम और राशि होटल से बाहर निकल जाओ, फिर मैं और बाबा आते हैं, एक साथ हम सब निकलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिशा ने हाँ में सर हिलाया और वो राशि के साथ होटल से बाहर चली गई और कुछ देर बाद आर्यन भी सूरज के साथ होटल के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली। आर्यन ने दिल्ली तक जाने के लिए कैब बुक कर ली थी और वो लोग कैब से दिल्ली के लिए निकल गए। रास्ते में राशि ने सारी बात दिशा और आर्यन को बता दे। दिशा ने राशि की ओर देखकर कहा, मुझे तो पहले से ही पता था समीर कितना घटिया इंसान है, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर समीर नाम की पट्टी बांध रखी थी। राशि ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा पछतावा मुझे मरते दम तक रहेगा। बातचीत के दौरान कब उनका सफर कट गया है पता भी ना चला। उन लोगों ने दिल्ली पहुंचते हैं राशि को उसके घर ड्रॉप किया और बोलो वहां से निकल पड़े। दिशा आर्यन के साथ उसके घर पहुंची। सोना ने दिशा को देखते ही उसे गले से लगा लिया और एक बार फिर सारे नियम से उसका गृह प्रवेश करवाया। सूरज भी उनके साथ मौजूद था। दिशा ने सोना को देखकर सारी बातों ने बता दी और कहा, आंटी अब हमें जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना है ताकि हम समीर का खेल जल्द से जल्द खत्म कर सकें। दूसरी ओर राशि कोहिनूर ऑफिस पहुंच चुकी थी और वहां पहुंचकर उसने अपने नाम के सारे शेयर वापस आर्यन के नाम कर दिए। आर्यन और दिशा जैसे ही ऑफिस पहुंचे राशि ने सारे शहर के पेपर आर्यन को दे दिए और कहा, गुड लक, तुम हमेशा बेस्ट हो और बेस्ट रहोगे, लेकिन कोहिनूर की ब्रेन को कभी कोहिनूर से अलग मत होने देना। ये बोलकर को दिशा को देखने लगे। दिशा ने राशि का हाथ पकड़कर कहा, अब तुमने क्या सोचा है। राशि की आंखें नम हो गई और उसने कहा, मैं अपने मॉम डैड के पास वापस बेंगलुरु जा रही हूँ। दिशा ने राशि को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच हमें हमारा कोहिनूर वापस करने के लिए। राशि ने दिशा का हाथ पकड़कर कहा, कोहिनूर अब बिल्कुल सही हाथों में है, चलती हूँ। दिशा ने राशि की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं।
ये बोलकर दिशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राशि में झट से दिशा से शेक हैंड किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, गुड बाय। ये बोलकर एक बार उसने आर्यन की ओर देखा और फिर कोहिनूर से चली गई। उसके जाने के बाद दिशा ने आर्यन की ओर देखकर कहा, समीर तो हमारे बगैर कुछ किए ही अपना दांव हार गया बेचारा, अब उसके पास कोई दांव नहीं है। ये बोलकर दिशा मुस्कुराने लगे कि तभी वहां समीर पहुंचा। समीर को अचानक आर्यन के केबिन में देखकर आर्यन और दिशा दोनों हड़बड़ा गए। समीर ने दिशा की ओर देखकर कहा, आज तेरी वजह से मेरी कई सालों की तपस्या भंग हो गई और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर समीर ने अपने बैक पॉकेट से गन निकाली और दिशा पर पॉइंट कर दी। वहां मौजूद आर्यन ने टेबल पर रखा पेपरवेट समीर पर फेंक दिया और उसे गन छुड़ा ले। इस बीच दिशा में अलार्म बजाकर सिक्योरिटी बुला दी और सिक्योरिटी ने समीर को पकड़ लिया। दिशा ने समीर की ओर देखकर कहा, समीर बाबू अब बाकी की चाल तुम जेल की चारदीवारी के अंदर बैठकर चलना, गुड बाय। कम से कम इस जन्म में तुम्हारी शक्ल हमें देखने नहीं मिलेगी। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और समीर को लेकर वो लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दिशा ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने अपनी दिशा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आई लव यू सो मच, आप चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। अब हमारी लाइफ में कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ से हमारी कहानी खत्म होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।